हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो आई होप आपने पहले लेक्चर देखे होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे तो आपको ये समझ नहीं आने वाला है। ये पूरे का पूरा रिलेटेड है जो इससे पहले मैंने पढ़ाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उससे रिलेटेड है। तो पहले आप वो वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर देखोगे, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैंने थोड़ा सा पहले से लिख लिया है। देखो, कल के लेक्चर में हमने पढ़ी थी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एक हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी बचती है। कौन कौन सी? एक बचती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और एक बचती है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप देखो आज हम वो दोनों इसी वीडियो में स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना है तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 5 मिनट की वीडियो बनाऊं और आप लोग पूरा ही समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो। ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैंने ये वाला जो है ना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे थ्योरी ऐड करनी पड़ी है, क्योंकि अगर सही से कंसेप्ट क्लियर करना है तो फिर थ्योरी थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आप देखो पहले हम ये पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लो और अपना पेन निकाल लो, लिखना स्टार्ट कर लो। तो मेरी थोड़ी हेल्थ सही नहीं है आज, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको कि समझा पाऊँ मैं। ठीक है, तो आप देखो पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है? थर्ड नंबर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड नंबर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप देखो यहां आप लिख लो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तीसरे नंबर वाली जो हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक, तो पहले आप ये वाला लिख लो। ठीक है, लिख लिया आपने? इसको वीडियो को पॉज करके ये पहले आप लिख लो। ठीक है, आप देखो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये थोड़ी सी ऐसे कंफ्यूजिंग लगती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज करती है। ठीक, तो देखो इसके मैंने 3 तरीके आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, 3 तरीके। एक तरीका तो ऐसे जो मैंने लिखा है ऐसे समझाने वाला हूँ, थ्योरेटिकल है ये। एक और तरीका है वो भी थ्योरेटिकल है। उसके बाद एक तरीका है जो ग्राफिकल है। ठीक है, तो 3 तरीके आप समझोगे। उसके बाद जो आपको समझ में आया, जो आपको आसान लगेगा, वो आप लिख लोगे कहाँ? एग्जाम में। ठीक है, तो उसके बाद हम आस्ता आस्ता पूरी देखने वाले हैं। फिर इसमें हम ये भी देखेंगे कि इससे मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, तो देखो ये ऐसा नहीं कि ये तरीका है, मतलब ये तो ऐसे समझाने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले यहां से। आप पहले ये देखो कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। डिप्रेशन का मतलब होता है लोअर। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये एग्जैक्ट जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था ना, उसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था, ये उसकी अपोजिट है। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है और कुछ नहीं है। ठीक, तो डिप्रेशन का मतलब होता है लोअर, पहले आपको ये याद रखना है। डिप्रेशन का मतलब होता है लोअर। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपको पता है। फ्रीजिंग पॉइंट आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक, देखो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, ये जो मैं अभी बोलूंगा डेफिनेशन, वो आपकी 9th क्लास की डेफिनेशन है, छोटी क्लासेस की डेफिनेशन है। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर आपको पता है, जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड जमना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि फ्रीजिंग का मतलब भी क्या होता है? जमना। ठीक है, बर्फ बन जाना। जैसे पानी का बोले तो पानी जब बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है। तो आप देखो ये जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली, ये डेफिनेशन है हमारी 9th क्लास की, छोटी क्लासेस की। यहाँ आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, इसकी नई डेफिनेशन। अगर आपको इसकी नई डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है, तो आप ये पूरी समझ जाओगे। ठीक, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं आपको समझाने वाला हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। पहला देखो आप, यहाँ से हम देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये एक नई डेफिनेशन है, ये आपको दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक, देखो यहाँ लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर होता है। उसके बाद आप यहाँ से पढ़ोगे, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। बस इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा एक टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड, देखो द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स, उस सब्सटेंस की सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म, ठीक है,
जैसे मैं बोलूँ बर्फ, जैसे पानी है, पानी में कौन सी सॉलिड फॉर्म कौन सी होती है, बर्फ, और लिक्विड फॉर्म कौन सी होती है, वाटर। ठीक है, तो आप देखो ऐसा एक टेम्परेचर होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फॉर्म कैसे एग्जिस्ट करें, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें। ठीक है, आपको पता है इक्विलिब्रियम मतलब, देखो इक्विलिब्रियम जब आएगा तो लिक्विड से सॉलिड भी बन रहा होगा, सॉलिड से लिक्विड भी बन रहा होगा। ठीक है, तो वो दोनों एक ही स्पीड से बन रहे होंगे, मतलब जिस स्पीड से सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा उसी स्पीड से लिक्विड से सॉलिड भी बन रहा होगा। तो उस टेम्परेचर के ऊपर दोनों सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों कैसे एग्जिस्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, मतलब उस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा बीकर बना के दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ बर्फ भी बन रही होगी, पानी का अगर हम देखें, वाटर का बर्फ भी बन रही होगी, थोड़ा सा हाथ में पानी भी होगा। ठीक, ऐसा एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर बर्फ भी बन रही होती है और साथ में पानी भी होता है। ठीक, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों किस में एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में। मतलब जिस स्पीड से पानी से बर्फ बन रहा है उसी स्पीड से बर्फ से पानी बन रहा है। ठीक, जिस स्पीड से पानी से बर्फ मतलब लिक्विड से सॉलिड, उसी स्पीड से सॉलिड से लिक्विड, ये टेम्परेचर होता है, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी सब्सटेंस, कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसकी दोनों फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों किस में एग्जिस्ट करती है, इक्विलिब्रियम में। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अब आप देखो इससे आगे क्या लिखा है, इसका मतलब ये भी है। ठीक, देखो अगर सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम ऐसा बोलेंगे सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है, देखो सॉलिड कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनाता है, कुछ ना कुछ वेपर सॉलिड से भी बन सकते हैं। ठीक है, देखो ना अगर मैं बोलूं बर्फ है तो बर्फ का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, मतलब कुछ ना कुछ 1 2 4 5 वेपर तो बर्फ भी बनाएगी। लिक्विड तो वेपर प्रेशर बनाता ही है, आपको पता है वेपर बनाता ही है। सॉलिड भी वेपर बनाता है, लिक्विड भी वेपर बनाता है, ये आप याद रखना। लेकिन सॉलिड वेपर कम बनाता है और लिक्विड वेपर ज्यादा बनाता है। ठीक, तो आप देखो अगर फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर सॉलिड और लिक्विड दोनों किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इसका मतलब उस फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा, ये याद रखना। आगे देखो लिखा हुआ है दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब जो उस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म होगी उन दोनों का सेम वेपर प्रेशर होगा। देखो ऐसा कभी कभी होता है जब आप क्या करते हो, मतलब चीजों को हम सॉलिड बनाते हैं, जब उसकी स्टडी करते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों की इसमें सॉलिड और लिक्विड फॉर्म्स किसी एक सब्सटेंस की, मतलब किसी एक चीज की सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों किस में एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में। तो जब सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं उस टाइम क्या होता है, उस टाइम सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। उस टाइम सॉलिड जो फॉर्म होती है उसका वेपर प्रेशर और लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये आप याद रखोगे। ठीक है, ये बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है, ये आपको दिमाग में बिठा लेने, क्योंकि ये आपके लिए न्यू पॉइंट्स हैं। क्या बोलोगे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब सॉलिड और लिक्विड फॉर्म किस में हो, इक्विलिब्रियम में। और दैट इज, इसका मतलब आगे और कैसे बोल सकते हो, जब सॉलिड और लिक्विड फॉर्म्स दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा सेम होगा, मतलब सॉलिड की वजह से जो वेपर प्रेशर बन रहा होगा उतना ही लिक्विड की वजह से वेपर प्रेशर बन रहा होगा, ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखो यहाँ इट इज ऑब्जर्व दैट, मतलब ये ऑब्जर्व किया गया है। कैसे ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है ना, ये ऑब्जर्व किया गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है फ्रीजिंग पॉइंट। देखो जैसे मैं बोलूं, अगर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है सपोज 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, और सॉल्यूशन का कितना होगा, इससे कम होगा। इससे कम कितना, सपोज -10 डिग्री सेल्सियस, ये होगा सॉल्यूशन का, ये है प्योर सॉल्वेंट का, तो इससे फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है ना, देखो फ्रीजिंग पॉइंट लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट लेके आने के लिए हमें चीज को गर्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, और फ्रीजिंग पॉइंट लेके आने के लिए हमें चीज को ठंडा करना पड़ता है। ये आप याद रखना। तो यहाँ लिखा है ना, इट इज ऑब्जर्व दैट, मतलब ये ऑब्जर्व किया गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमेशा किससे लो होता है, प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से लो होता है, कम होता है। ठीक, आगे देखो दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप देखो जब हमारे पास सॉल्वेंट था, सपोज ये कोई सॉल्वेंट था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस। जब हमने क्या कराया, सॉल्यूशन बनाया, तो इसका पॉइंट अभी हम ऊपर से देख रहे हैं, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अब आप देखो
इसका 0 डिग्री था, सोल्यूशन का कम हो गया, तो इसको बोलेंगे ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब लोअर इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जब हमने सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ था, जब सोल्यूशन बनाया मतलब सॉल्वेंट में कुछ सोल्यूट ऐड किया तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का लो हो जाना। तो यही लिखा है दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है इसी को हम क्या बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, आइए आपको समझ, ये था हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा मेन जो है, हमारी मेन डिटेल अब स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी आप समझने की कोशिश करना। क्या कोशिश करोगे आप? अगर आपको इतना समझ में आया, ठीक है, 3 चीजें समझ में आई, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, एक बार बोलो, कैसे बोलोगे, बोलो एक बार। आप बोलोगे जब सॉलिड और लिक्विड फॉर्म्स क्या होती है इक्विलिब्रियम में, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं जब सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है सेम, तो उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा किससे, सॉल्वेंट से कम होता है, तो उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जब हम सोल्यूशन बनाते हैं, सॉल्वेंट के बीच में सोल्यूट मिक्स करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, कम होने को हम क्या बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अब आप ये लाइन देखो, ये लाइन है जो, ये 3 लाइनें आपको ये समझाएंगी ये कैसे होता है। ठीक है, आप देखो यहाँ लिखा है एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक, मतलब कोई हमारा अगर सॉल्वेंट है, मैं इसको अभी साफ कर देता हूं। ठीक, देखो हमारा कोई सॉल्वेंट है, सपोज सॉल्वेंट है यहाँ, इसको मैं ब्लैक से या ब्लू से लिखता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ देखो हमारा कोई सॉल्वेंट है, उसका नाम है ए, सपोज ए सॉल्वेंट है। अब देखो यहाँ लिखा है कि एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या होगा, आपको पता है अगर कोई सॉल्वेंट है इसके फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या होगा। आप देखो इस सॉल्वेंट को हम यहां बना रहे हैं, ठीक, इस सॉल्वेंट को हम क्या कर रहे हैं, यहां बना रहे हैं इसमें। ठीक, आप देखो यहां लिखा है एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट, मतलब किसी सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या होगा। आप बोलोगे देयर एग्जिस्ट्स इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब उस टाइम क्या होगा जब कोई हमारे पास सॉल्वेंट है, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है ना जिसपे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर देयर एग्जिस्ट्स इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब इस सॉल्वेंट में, इसके फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर इस सॉल्वेंट में क्या होगा, इस लिक्विड में और इस सॉलिड में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, सॉलिड में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, ये आप याद रखो। ठीक है ना, ठीक है, क्या बोल रहा है एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड स्टेट जो होती है वो दोनों किस में होती है, इक्विलिब्रियम में। वही लिखा है देयर एग्जिस्ट्स एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड स्टेट एंड द सॉलिड स्टेट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, ये आप याद रखना। अब देखो दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है दिस इंप्लाइज दैट, मतलब इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ बोथ लिक्विड एंड द सॉलिड फेज आर इक्वल। अभी हमने ऊपर देखा था कि उस फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड फेज का एक जैसा होता है। ठीक, तो क्या मतलब हो गया इसका, मतलब ये जो हमने ऊपर लाइन पढ़ी इसका मतलब ये भी है कि इस फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द लिक्विड एंड द सॉलिड फेज आर इक्वल, मतलब लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इतना आप समझो। ठीक, क्या होगा यहां फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, देखो लिक्विड जो हमारा सॉल्वेंट है ना, लिक्विड वो क्या होगा, लिक्विड और उसका सॉलिड जो है, लिक्विड और सॉलिड वो दोनों आपस में किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो हम अगर यहाँ अलग अलग बना के देखें, ठीक, तो हम बना रहे हैं सपोज ये 2 अलग अलग बिखरे, बस समझाने के लिए बना रहा हूं मैं, समझाने के लिए। ठीक, ये हमारा सॉल्वेंट है किसमें, लिक्विड फॉर्म में। ठीक, और ये हमारा सॉल्वेंट है किसमें, वही सॉल्वेंट इसकी क्या है, सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म है, इसको बराबर बना लो यहाँ, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म। ठीक, और ये क्या हमारा लिक्विड फॉर्म। आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे ये दोनों आपस में कैसे होंगी, इक्विलिब्रियम में, मतलब जितना ये होगा उतना ये, मतलब जितना वेपर प्रेशर इसका होगा लिक्विड का, उतना ही वेपर प्रेशर किसका होगा, सॉलिड का, ये आप बोलोगे। हम सपोज यहाँ बोल देते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर इसका वेपर प्रेशर सपोज था 5, बस समझने के लिए इसका वेपर प्रेशर कितना था 5। तो आप देखो जितना वेपर प्रेशर
फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर जितना वेपर प्रेशर लिक्विड का होगा उतना ही सॉलिड का होगा। तो अगर सपोज इसका वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट पे 5 है तो इसका भी कितना होगा, सपोज 5 होगा वेपर प्रेशर। ये आप याद रखना, ठीक। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? देखो यहाँ अभी तक क्या समझ में आया? देखो थोड़ा आसपास चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आप बोलोगे अभी तक हमने ये सीखा कि फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर किसी भी सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसके ऊपर क्या होती है, उस सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट क्या होती है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। अगर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है तो हम बोलेंगे जितना वेपर प्रेशर लिक्विड का होगा उतना ही वेपर प्रेशर कितना होगा, कितना किसका होगा, सॉल्वेंट का, सॉलिड फॉर्म का। जितना वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का होगा उतना ही वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट का होगा। ये हमने अलग अलग बना के इक्विलिब्रियम देखा। हमने देखा अगर इसका वेपर प्रेशर अगर 5 है, लिक्विड स्टेट का अगर वेपर प्रेशर 5 है, सपोज देखो हम ये नहीं बोल रहे हैं 5 पास्कल है कितना है, हम बस इतना देख रहे हैं अगर इसका वेपर प्रेशर 5 है तो इसका भी कितना होगा, 5 होगा। कहाँ, इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है अपॉन द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक। आपको पता है, आपको मैंने पहले प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से क्या हो जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि अपॉन द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, देखो किस में ऐड करेंगे, यही है ना, ये इस टाइम इक्विलिब्रियम पे। आप ऐसे मान लो कि अभी ये इक्विलिब्रियम चल रहा था इन दोनों के बीच में, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म के बीच में, ठीक। हमने क्या कर दिया, इस लिक्विड में, लिक्विड वाला जो हमारा था सॉल्वेंट, उसमें क्या कर दिया हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक। तो आप देखो यहां लिखा हुआ है अपॉन द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आपको पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, किससे, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है कि नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है उसके ऐड करने से, हम हमेशा इसमें क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है क्लास 12th में, उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है। वोलेटाइल का हमारे में केस नहीं है, वो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे बड़ा तो आपको पता चलेगा, ठीक। आप देखो यहाँ लिखा है अपॉन द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब जब हम क्या करेंगे इस सॉल्यूशन में, मतलब ये जो हमारा लिक्विड है इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, ठीक। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप देखो सपोज मैं यहां से थोड़ा सा साफ करता हूं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज ये हमारा वही सॉलिड है और ये हमारा ये, मतलब ये एक ही है, एक्चुअल में ये एक ही है, इसको हमने अलग अलग दिखाया है। यहाँ ये सॉलिड है और ये किस में था, इसके साथ इक्विलिब्रियम में था, ठीक है। ये हमारा लिक्विड है, ठीक। अब आप देखो यहाँ क्या है, इसका वेपर प्रेशर, इसकी वजह से भी वेपर प्रेशर 5 है, इसकी वजह से भी वेपर प्रेशर कितना है, 5 है। पहले कितना था, 5 था, ठीक है। ये ऊपर 5 लिखा है, 5 था। अब आप देखो जब हम बोल रहे हैं कि जब हम क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपको पता है अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। सपोज हम मान लेते हैं कि जब ये फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर था ना, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर इसका भी वेपर प्रेशर कितना था, 5, इसका भी वेपर प्रेशर कितना था, 5। अब देखो जब हम क्या करेंगे, हम क्या कर लेंगे, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हम बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। देखो पहले सपोज मतलब आपने फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर ही डाल दिया, मतलब जब वो फ्रीज हो रहा था उसके ऊपर ही आपने क्या कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। और भी तरीका है इसका समझाने का, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना, तो एक और भी तरीका है, उससे भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। आप देखो आपने क्या किया, यहाँ 5 और 5 वेपर प्रेशर था, मतलब वेपर प्रेशर इसका भी 5 था, इसका भी 5 था, इसका मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर था। आप सपोज मान लो यहाँ जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कितना था, जब इसका भी वेपर प्रेशर, लिक्विड का भी 5 था, इसका भी 5, तो इस टाइम फ्रीजिंग पॉइंट था सपोज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब आप देखो आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो अब क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक। तो आप बोलो जब आपने क्या किया, लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो ये तो कम हो जाएगा, कितना, सपोज पहले 5 था, अब हो गया सपोज ये कितना हो गया, 2 हो गया सपोज। अब देखो सॉलिड का वेपर प्रेशर उतना ही है, सॉलिड का वेपर प्रेशर उतना ही है, ठीक है। ये समझाने के लिए एक ऐसा तरीका है, ठीक, और कुछ नहीं है। सॉलिड का वेपर प्रेशर उतना ही है, और जब आपने क्या किया, लिक्विड के बीच में क्या डाल दिया आपने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होकर सपोज अब कितना हो गया, 2, और सॉलिड का कितना है, 5, ठीक है। अब आप देखो जब इसका 2 हो गया
तो आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट कब आता है, जब दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, मतलब दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाता है। आप देखो जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, लेकिन इसका वेपर प्रेशर 5 है, तो इसका वेपर प्रेशर भी अगर मैं 2 कर पाऊंगा, देखो अगर मैं इस सॉलिड वाले पार्ट का भी वेपर प्रेशर 2 कर पाऊंगा, है ना, सॉलिड वाले पार्ट का अगर मैं वेपर प्रेशर 2 कर पाऊंगा, तो तभी जाके ये दोनों 2 और 2 आपस में इक्विलिब्रियम में आएंगे, तो हम बोलेंगे फिर से फ्रीजिंग पॉइंट आया। ठीक, आई समझ आपको, कैसे समझोगे, देखो पहले हमारा वेपर प्रेशर इसका भी इतना था, लिक्विड फेज का भी 5 था, सॉलिड फेज का भी 5 था। अब देखो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, उससे वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब लिक्विड के बीच में जब सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कम हो गया। सपोज हम मान लेते हैं कि कम होके कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट कब आएगा, जब इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर बराबर हो गया, जब बराबर हो जाएगा। अब देखो इसका वेपर प्रेशर सॉलिड का कितना था, 5, ठीक, और लिक्विड के बीच में, लिक्विड वाले के बीच में हमने क्या डाला, लिक्विड वाले के बीच में हमने डाला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक, आप देखो इसका सपोज जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो इसका वेपर प्रेशर 5 से कम हो गया, 2 हो गया, लेकिन इसका 5 ही है, इसका 5 ही है। अब आप देखो इस 2 को मुझे 5 के साथ इक्विलिब्रियम में कराना पड़ेगा ना, 2 और 2 को 5 के साथ इक्विलिब्रियम में कराना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, 2 और 2 के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, तो हम बोलेंगे फिर से फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, फिर से फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ऐसा बोलेंगे ना। हमें क्या करना है, 2 और 2 के बीच में इक्विलिब्रियम क्रिएट करना। तो आप देखो जब इसका वेपर प्रेशर घट के 2 हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉलिड वाले को भी घटा के 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देखो जब मुझे सॉलिड वाले का पहले 5 था, अभी मैं क्या करूंगा, अगर टेम्परेचर को और डाउन करूंगा, है ना, इस पूरे के टेम्परेचर को और डाउन करूंगा, तो तब सॉलिड का वेपर प्रेशर घटेगा, 2 होगा, तो फिर 2 और 2 के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, 2 और 2 के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, तो फिर से फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक, आप देखो पहले ये जो प्रोसेस हो रहा था, ये हो रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमने क्या किया, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो लिक्विड का वेपर प्रेशर डाउन हो गया, ठीक, लेकिन हमने क्या करना है, ऊपर जो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है कि जब सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर जब सेम होता है, तब फ्रीजिंग पॉइंट आता है। ठीक, अब देखो अगर इसका वेपर प्रेशर 2 हो गया, ठीक, लेकिन इसका 5 है, तो मुझे इक्विलिब्रियम में कैसे कर पाऊंगा मैं, इसका तो है ही 2, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया ना, वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो इसका काम कैसे करेंगे, देखो ना, सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में लेके जाना है ना, इसको सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में लेके जाना है, तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 2, ठीक, तो इसका कितना है, 5 है। तो अब क्या करूंगा मैं, इस 2 को 5 के साथ कैसे इक्विलिब्रियम में लेके जाऊंगा, तो आप बोलोगे इस 5 को घटा के 2 करना पड़ेगा, तब ये 2 और 2 आपस में इक्विलिब्रियम हो जाएगी। ठीक, और इस 5 को घटाने के लिए देखो ये 5, ये जो 5 था ना, ये कितने टेम्परेचर पे था, ये 5 इसका 5 वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पे था। अब इस 5 को मुझे नीचे घटाना है, 2 करना है, तो मुझे इस 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को नीचे लेके जाना पड़ेगा ना। देखो ये लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, इस पे था, ये इसका प्रेशर 5, ठीक है ना। तो जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो इसका प्रेशर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था ही नहीं, तभी इसका प्रेशर 5 था, ठीक, 5 था, तो ये बराबर थे, क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट पे था, ठीक है, मतलब जम रहा था। अब जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, ये हो गया 5 घट के 2 हो गया, लेकिन ये क्या है, मतलब टेम्परेचर अभी कितना है, टेम्परेचर जब ये 5 है, सपोज ये 5 है, तो ये 2 हो गया, तो उस टाइम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। अब देखो अगर मुझे इस 5 को घटा के 2 करना है, तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को और कम करूंगा, तो टेम्परेचर को और कम करूंगा तभी तो ये 5 वेपर प्रेशर घटेगा ना। देखो ना, अगर देखो हीट करते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, ठंडा करते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है, ठीक। अगर मैं इसको ठंडा करूंगा, ठीक है, और ठंडा करूंगा तो 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर और घट के सपोज -10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तो उस टेम्परेचर पे सपोज ये 5 2 पे आ जाएगा। अब देखो ये 2 और ये 2 कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि अब हमें क्या करना पड़ा, इसका वेपर प्रेशर, मतलब इसको इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए, मतलब जब हमने इसमें क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो इसको फिर से इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए, इक्विलिब्रियम में क्यों लेके आते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, तभी तो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। हम बोलेंगे इसको इसके साथ इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए हमें टेम्परेचर को और घटाना पड़ा, तो अगर टेम्परेचर और घटाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देखो यही लिखा हुआ है इधर, और कुछ नहीं। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ आया, इसके आगे वाला जो मेथड है, ठीक है, उससे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप देखो, अभी हमने लिखा था ना यहाँ कि जब हम क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूट ऐड करने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और उस कम हुए वेपर प्रेशर को फिर से इक्विलिब्रियम के साथ मिलाने के लिए हमें टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर और कम करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो ये लास्ट लाइन यही बोल रही है, ये बोल रही है कि जब क्या होगा, जब वेपर प्रेशर, इस लाइन को अगर आपने लिखा होगा उसको आप पढ़ो, जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा उस टाइम क्या होगा,
दिस कॉजेज द सॉलिड एंड सॉल्यूशन टू रीच इक्विलिब्रियम एट लोअर टेम्परेचर। इसकी वजह से वो जो सॉलिड और सॉल्यूशन है फिर से इक्विलिब्रियम आने के लिए, देखो सॉलिड और ये जो सॉल्यूशन है इन दोनों को फिर से इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर टेम्परेचर करना पड़ेगा। यही लिखा ना, दिस कॉजेज द सॉलिड एंड द सॉल्यूशन टू रीच इक्विलिब्रियम एट लोअर टेम्परेचर। इसकी वजह से क्या होगा, जो सॉलिड और जब मतलब वेपर प्रेशर इसका कम हो जाएगा सॉल्यूट ऐड करने की वजह से, तो उस टाइम हमें और लो करना पड़ेगा टेम्परेचर, तब जाके क्या होगा फिर से इक्विलिब्रियम पे आएंगे। तो फिर हम बोलेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। ठीक, एक ये मेथड है इसको समझाने का। एक और मेथड है, देखो उसको देखते हैं। आपको पहला समझ में आया होगा, अगर आपको पहला तरीका समझ में नहीं आया तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। अगर ये भी आपको समझ में आया तो बेस्ट मेथड इसका होता है ग्राफिकल मेथड, उससे आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक ही कंफ्यूजिंग है। आप देखो यहां लिखा है, पहले तरीके में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि क्या हो जाता है, ऐसे करके बनाया था हमने, देखो ना, हमने देखा था कि जब हम क्या करते हैं उसमें किसी सॉल्वेंट के अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्यूट डाल देते हैं। ठीक है, सॉल्यूट डाल देते हैं तो उस टाइम क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वो जो कम वेपर प्रेशर होता है उसको सॉलिड के साथ मैच कराने के लिए हमें टेम्परेचर और लो करना पड़ता है। ठीक है, उस कम वेपर प्रेशर को सॉलिड के टेम्परेचर, सॉलिड के वेपर प्रेशर के साथ मिलाने के लिए, उसके साथ इक्विलिब्रियम में लेके जाने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, और लोअर करना पड़ता है। तो हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो आप इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, आप देखो यहाँ जो पहला पॉइंट लिखा ना, एक बार आप इसको लिख लो पहले। ठीक, लिख लिया आपने। अब देखो, व्हेन अ सब्सटेंस स्टार्ट्स टू फ्रीज, आप देखो जब कोई सब्सटेंस फ्रीज होना स्टार्ट होता है, आपको पता है पहले सब्सटेंस जो होता है ना उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। सपोज ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, कोई किसी भी सब्सटेंस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे। तो आपको पता है जो उसकी गैसियस फॉर्म होती है उसमें मॉलिक्यूल बहुत तेजी के साथ मूव कर रहे होते हैं, या फिर एटम बोल सकते हैं, एटम तेजी के साथ मूव कर रहे होते हैं। और जब जो लिक्विड फॉर्म होती है उसमें कम तेजी के साथ मूव करते हैं, और सॉलिड फॉर्म में बिल्कुल चुप करके बैठ जाते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं चुप करके बैठ जाते हैं। ठीक, आप देखो सपोज यहाँ लिखा है कि व्हेन अ सब्सटेंस स्टार्ट टू फ्रीज, मतलब जब कोई सब्सटेंस जमना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जमाने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर लो करते हैं तो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। द मॉलिक्यूल स्लो डाउन, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जब सब्सटेंस फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, आस्ता हो जाते हैं, टेम्परेचर कम करने की वजह से। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो आस्ता आस्ता बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टार्ट टू टेक ओवर, मतलब क्या हो जाता है कि मॉलिक्यूल आस्ता आस्ता बैठना स्टार्ट कर देते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके बीच में बनना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, देखो सपोज यहाँ मैं बोल रहा हूँ ये कोई लिक्विड है। ठीक, इसको जब हम फ्रीज कराएंगे तो इसके मॉलिक्यूल पहले दूर दूर थे ना, अब ये क्या करना स्टार्ट हो जाएंगे और पास होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, ऐसे पास होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ठीक है, तो आप देखो जब मॉलिक्यूल पास होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं। टेम्परेचर डाउन करने की वजह से क्या होगा, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है कम होगी, तो इसके मॉलिक्यूल क्या आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं। ठीक, तो मॉलिक्यूल पास होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप देखो जैसे मॉलिक्यूल पास आएंगे तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज उनके बीच में और बनना स्टार्ट हो जाएंगी। देखो पहले सपोज ये वाटर था, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर थे, ये आपको पता है ना, वाटर के जो मॉलिक्यूल थे लिक्विड फॉर्म में दूर दूर थे। अब जैसे आप इसको फ्रीज करने की कोशिश करोगे, ये पास पास आना स्टार्ट हो जाएंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इनके बीच में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, अब देखो द मॉलिक्यूल्स विल देन अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एंड दस टर्न्स इनटू अ सॉलिड, मतलब जब इस फॉर्म से, लिक्विड फॉर्म से एक सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल जाते हैं तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। देखो ये मॉलिक्यूल इस पैटर्न से एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हो जाते हैं, मतलब देखो ऐसे एक रेगुलर प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, और तब हम बोलते हैं कि चीज क्या बन गई, सॉलिड बन गई। ठीक है, ये आप याद रखना। जब लिक्विड से हम क्या करते हैं, लिक्विड को ठंडा करते हैं तो मॉलिक्यूल लिक्विड के थोड़े दूर भागते हैं, जैसे ठंडा करते हैं मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट हो जाती है मॉलिक्यूल की, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड बन गया। अब देखो इस चीज को हम यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। ये वाटर का एग्जांपल है। यहाँ हमने बोला है कि जैसे एग्जांपल में एज वाटर इज कूल टू द फ्रीजिंग पॉइंट, जब हम वाटर को ठंडा करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट तक, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर तक वाटर को ठंडा करेंगे, क्या होगा, इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम स्लोअर एंड H bonds begin to stick more creating a solid, मतलब जैसा हम वाटर को क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट तक ठंडा करेंगे, तो यही चीज है। सपोज ये वाटर है, ठीक, इसके मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, है ना। स्टार्टिंग में ये मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे हैं, जब इसको ठंडा करोगे ये स्लो हो जाएंगे और पास पास आ जाएंगे। और आपको पता है वाटर की मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है, H2 जो होते हैं ना आपस में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक,
तो देखो जब हम इसको ठंडा करेंगे इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम स्लोअर, इसके मॉलिक्यूल आस्था हो जाएंगे एंड H बॉन्ड्स बिगिन टू स्टिक मोर क्रिएटिंग अ सॉलिड। इन मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्ड और स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगी और क्या बन जाएगा, यहाँ से एक सॉलिड बन जाएगा। सपोज यहाँ देखो इन मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाएगी, एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाएगी ऐसे। सपोज ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो गई तो ये क्या हो जाएंगे, सॉलिड बन जाएगा ऐसा। अब देखो यहाँ लिखा है इफ द सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, अगर हम क्या करें पानी के बीच में सॉल्ट ऐड करें क्या होगा। आपको पता है सॉल्ट जो होता है हमारा NaCl वो ऐड कर रहे हैं, वो भी तो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही है, ठीक है, वो हम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा Na प्लस और Cl माइनस। आपको पता है ये सॉल्ट Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है वाटर के अंदर। तो क्या होगा जब हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो Na प्लस और Cl माइनस आयंस अट्रैक्ट टू वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करेंगे Na प्लस और Cl माइनस। देखो वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है ऐसा होता है ना, इसके ऊपर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस चार्ज होता है, तो Na प्लस Cl माइनस एक साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं ना, Na प्लस यहाँ अट्रैक्शन कर सकता है, वो प्लस है ये माइनस है, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है Na प्लस और Cl माइनस आयन अट्रैक्ट टू द वाटर मॉलिक्यूल, मतलब जब हम क्या करेंगे पानी में सॉल्ट डाल देंगे तो Na प्लस और Cl माइनस आयन क्या करेंगे वाटर के साथ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। एंड यहाँ लिखा है एंड इंटरफेयर विद द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नेटवर्क सॉलिड नोन एज आइस। आप देखो जब हमने क्या किया, पहले तो सिर्फ प्योर वाटर लिया था, उसको ठंडा किया था, फ्रीजिंग पॉइंट आया था सपोज उसका 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ था इसकी मॉलिक्यूल आस्था होगी और नेटवर्क सॉलिड बना लिया, मतलब सपोज आइस बना ली, है ना, ठंडे हो गए मॉलिक्यूल पास पास आ गए, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई, आइस बना ली। अब हमने क्या किया पानी के बीच में डाल दिया नमक। नमक क्या करता है, नमक में NaCl होता है ना, Na प्लस और Cl माइनस क्या करते हैं वाटर के साथ इंटरफेयर कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करते हैं। आगे लिखा है एंड इंटरफेयर विद द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नेटवर्क सॉलिड नोन एज आइस। अब देखो जब आपने क्या किया, जब आपने इसमें क्या डाल दिया, क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड डाल दिया, मतलब सॉल्ट डाल दिया, उसमें Na प्लस और Cl माइनस जाके वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनके साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, वाटर के साथ ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इन वाटर को आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने ही नहीं दे रहे। तो आप देखो ये डाल के, ये NaCl डाल के जब हम 0 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करते हैं ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर के ऊपर ये Na प्लस और Cl माइनस क्या करते हैं इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वाटर जो H2O बॉन्ड है ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड, वो बन ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि ये Na प्लस और Cl माइनस बीच में आके इसके साथ इंटरफेयर करते हैं, ठीक। अब देखो जब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आके इंटरफेयर करना स्टार्ट होगी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर फ्रीज होगा ही नहीं, ठीक। पहले कब फ्रीज हो गया था 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब आप देखो जब आपने NaCl डाला तो वो क्या कर रहा है इसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनने नहीं दे रहा, फ्रीज होने नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे आप, अगर आपको अब फ्रीज कराना है तो क्या करोगे, इसकी मूवमेंट को जो Na प्लस और Cl माइनस है इसको और कम करना पड़ेगा, इसकी मूवमेंट को कम करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप और टेम्परेचर डाउन करोगे। अब देखो अगर और टेम्परेचर डाउन करोगे तो ये Na प्लस Cl माइनस और बैठ जाएंगे ये भी चुप करके, तो अब ये उसके साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक। तो जब और टेम्परेचर डाउन करके कितना करोगे, सपोज -10 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, वाटर उस टाइम फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यही लिखा है, अगर आप एक बार यहाँ से लिखोगे एक बार खुद पढ़ोगे तो आपको हो सकता है समझ में आए। देखो लिखा है कि अगर सॉल्ट ऐड कर देते हैं पानी में तो सोडियम प्लस और Cl माइनस आयन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से और इंटरफेयर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नेटवर्क सॉलिड, मतलब आइस बनने, जो लार्ज नेटवर्क सॉलिड होता है बड़ा जिसको आइस बोलते हैं, उसको बनने में इंटरफेयर कर देते हैं, ठीक। फिर क्या करना पड़ता है, इन ऑर्डर टू अचीव अ सॉलिड, फिर हमें सॉलिड बनाने के लिए, मतलब पानी को सॉलिड बनाने के लिए सॉल्यूशन मस्ट बी कूल्ड टू एन इवन लोअर टेम्परेचर, सॉल्यूशन को हमें और ठंडा करना पड़ता है, तब जाके वो क्या करता है, सॉलिड बनता है। तो यही चीज है, देखो जब सॉल्यूशन को, जब हमने प्योर वाटर को रखा था तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम गया था, जब हमने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्यूट उसके साथ जाके इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन कर रहा है तो उसको सॉलिड बनाने नहीं दे रहा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को और ठंडा करना पड़ेगा ताकि वो Na प्लस Cl माइनस जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो भी चुप करके बैठ जाए, ठीक। तो वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, और ठंडा करेंगे तो वाटर सॉलिड बन जाएगा, तो और ठंडा करेंगे तो इसका मतलब पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो और ठंडा करने से फ्रीजिंग पॉइंट और घट गया, ठीक है, कम हो गया, तो इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दूसरा तरीका था इसको समझने का, ठीक। अब देखो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो आप लिख सकते हो एग्जाम में वो होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, चलो बना के देखते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉट्स ऑफ, ऑन द basis of
प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पे बनाया था, इसमें भी वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बना के हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे। कैसे, देखो यहाँ ये ग्राफ ऐसे बनेगा, सेम टू सेम वैसे ही जैसे पिछले वाले में बनाया था। आपको पता है इधर हम क्या लेते हैं, इधर हम लेते हैं टेम्परेचर, ठीक, और इस तरफ हम लेते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ ले लिया हमने वेपर प्रेशर। आप मुझे बताओ कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है। आप बोलोगे टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, यही रिलेशन होता है। तो आपको पता है जब ऐसा ग्राफ जो होता है ना, जहां एक चीज बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है, तो ऐसा ग्राफ आता है, मतलब ये टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, ऐसा ग्राफ आता है सीधी लाइन वाला। ठीक है, आप देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ लिक्विड को क्या करा रहे हैं, लिक्विड को यहाँ फ्रीज करा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो मैं यहाँ एक बार ग्राफ बनाता हूँ, आप देख लो उसको, फिर आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, आप देखो सपोज यहां मैंने एक ऐसे लाइन एक मारी है मैंने ये, ठीक, तो मैं बोल रहा हूं ये क्या है, ये किसका ग्राफ है, ये लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है, लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है। ठीक, आपको पता है जो लिक्विड सॉल्वेंट है, जो हमने सॉल्वेंट लिया है ना, वही तो अभी हम कर रहे थे, लिक्विड को ही तो फ्रीज कराते हैं। ये लिक्विड सॉल्वेंट की लाइन है। आप देखो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, देखो तो ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, ये हमारा लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है। अब आप देखो यहां तक, आप यहां एक पॉइंट लगाओ, देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ ऐसे जाएगा। अगर हम बोले कि हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम कूल कर रहे हैं, कूल करने का मतलब टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम करने का मतलब है यहाँ से डाउन कर रहे हैं। मतलब देखो इसको डाउन करेंगे, देखो इस पॉइंट पे टेम्परेचर ये होगा, डाउन करेंगे तो टेम्परेचर ये होगा, और डाउन करेंगे टेम्परेचर ये होगा, और डाउन करेंगे टेम्परेचर ये होगा। जितना टेम्परेचर हम कम करेंगे, ठीक है, उतना वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो कम करने से वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक, तो ये किसका ग्राफ है, लिक्विड सॉल्वेंट का। आप बोलोगे यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये लिक्विड को यहाँ रखा था पहले, इसको हम ठंडा कर रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ से कम होता जा रहा है, ये ठंडा होता जा रहा है, इसका वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, ये वाला जो लिक्विड सॉल्वेंट है ये क्या हो जाएगा, सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो सपोज हम मान रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर ये आस्ता आस्ता हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को कम कर रहे थे, करते करते इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप देखो जब सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ग्राफ कैसा आएगा, आप ऐसी एक लाइन लगा दोगे यहाँ, ऐसी, ठीक, ऐसी एक लाइन लगाओगे। आप देखो आप क्या बोल रहे हो, यहाँ लिक्विड था, तो जैसे जैसे टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, यहाँ से कम कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे एक ऐसा एक टेम्परेचर तो आएगा ना जहाँ लिक्विड सॉलिड बनेगा। जब आप टेम्परेचर को कम करोगे तो लिक्विड आस्ता आस्ता सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप ठंडा कर रहे हो। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, लिक्विड सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, और इससे पीछे पूरा लिक्विड सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, मतलब यहाँ से पीछे पूरा लिक्विड सॉलिड ही बन जाएगा। देखो ना, यहाँ लेके आ रहे हो, यहाँ इस पॉइंट तक देखो, इस पॉइंट तक ये तो टेम्परेचर बहुत कम है, इधर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इतना था। आपको समझ आता है ना, ग्राफ 0 1 2 3 4 ऐसे करके इधर चलता है ना, तो इधर टेम्परेचर सपोज 70 डिग्री था, तो इधर कितना है 1 डिग्री, तो इधर आपके बिल्कुल सॉलिड बन जाएगा। ठीक, मतलब ये जो लाइन है इस पॉइंट से ये वाली जो लाइन है इतनी, इसको आप बोलोगे यहाँ क्या है, यहाँ सॉलिड सॉल्वेंट है। इस लाइन के ऊपर क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट, यहाँ क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट। आई समझ आपको इतनी? ठीक है, ये किसका ग्राफ है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। आपको पता है टेम्परेचर घटाने से क्या होता है, वेपर प्रेशर कम होता जाता है। देखो यहाँ से वेपर प्रेशर कम हो रहा है। सपोज अगर यहाँ टेम्परेचर था इतना टेम्परेचर था, यहाँ सपोज 70 डिग्री, तो इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना था, इतना था। सपोज यहाँ 80 था वेपर प्रेशर। अब आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, सपोज इतना लेके आए, घटा रहे हो, टेम्परेचर घटा रहे हो, इतना घटा के लेके आए हो, सपोज यहाँ हो गया 50 डिग्री। तो आप देखो यहाँ से वेपर प्रेशर भी तो कम हो गया, ये लाइन वेपर प्रेशर को शो कर रही है, वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, यहाँ से डिक्रीज हो गया। ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक, तो वेपर प्रेशर घटाने से टेम्परेचर क्या कर रहा है, सॉरी, टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, घट रहा है। तो आप देखो अगर वेपर प्रेशर घटता जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से चीज ठंडी होती जाती है, तो जमती जाती है। तो आप बोलोगे इस लाइन से जब हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो ये एक पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, इस पॉइंट पे सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसके नीचे पूरे का पूरा सॉलिड ही दिखेगा। ठीक, तो अब आप देखो हमने
ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे क्या, इसको आप नीचे मिलाओ, यहां से नीचे मिलाएंगे तो ये टेम्परेचर आया, ठीक। और इसको यहां से इधर मिलाओ, ठीक है, ऐसे लाइन मारो। अब देखो क्या हो रहा है। अब आप देखो, जब हमने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने बोला था फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों बराबर होते हैं। तो अब आप देखो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर को कौन शो कर रहा है, ये देखो, ये सॉलिड, ये वाला पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, इस पॉइंट के ऊपर सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लिक्विड इस पॉइंट के ऊपर सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ था इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है। देखो लिक्विड भी यहाँ एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट पे और सॉलिड भी, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक। अब देखो अगर लिक्विड और सॉलिड दोनों एग्जिस्ट करेंगे, मतलब दोनों इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे, तो क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे ना, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, क्यों, क्योंकि लिक्विड ने अभी सॉलिड बनना स्टार्ट किया है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड और सॉलिड जो है आपस में इक्विलिब्रियम में। हम ऐसा भी बोल सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड का सेम है। आप देखो अगर इस पॉइंट को हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर इधर आता है, ठीक। देखो यहाँ सॉलिड भी है, यहाँ लिक्विड भी है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, वेपर प्रेशर सॉलिड का भी, मतलब जो सॉलिड बन गया, क्या बोलते हैं, जो सॉल्वेंट का पार्ट जो सॉलिड बन गया उसका वेपर प्रेशर, और जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर, दोनों यहाँ सेम है। तो इसी पॉइंट को तो बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। तो आप देखो इसी पॉइंट को जब हम नीचे मिलाएंगे टेम्परेचर के साथ, तो ये वाला आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। तो इसको हम रखते हैं, यहाँ रख देते हैं हम, इसका नाम है TF, यहाँ मैंने रख दिया, इस पॉइंट का टेम्परेचर का नाम है TF, मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, लिक्विड सॉल्वेंट का, मतलब जो प्योर सॉल्वेंट है उसका क्या फ्रीजिंग पॉइंट है। अब आप देखो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड कर दूं तो क्या होगा, आपको पता है वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो ये वाली कर्व इससे नीचे आएगी, आपको पता है, सपोज ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ठीक। थोड़ी और नीचे कर देते हैं, सॉल्वेंट आपने सॉल्यूट ऐड किया ना, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब आप देखो ये किसका है, ये लाइन किसकी है, सोल्यूशन की। जब आपने क्या कर दिया, सोल्यूशन बना दिया, तो वेपर प्रेशर का ग्राफ क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर, तो ग्राफ नीचे वाली साइड हो जाएगा, तो नीचे वाली साइड होगा, तो इसको जब आप देखो इसके अकॉर्डिंग, इसको आप पीछे अगर जा रहे हो, तो इसका मतलब इसको सोल्यूशन को ठंडा कर रहे हो, और पीछे करोगे, तो इस पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे ये सॉलिड के साथ मैच कर रहा है, मतलब आप बोलोगे इस पॉइंट के ऊपर सोल्यूशन और सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम में। तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट जिसके ऊपर सोल्यूशन और सॉलिड, मतलब सोल्यूशन, मतलब ये सोल्यूशन वाला जो पार्ट है ना, वो सॉलिड बन गया इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सोल्यूशन और इसकी सॉलिड फॉर्म आपस में, देखो सॉलिड फॉर्म को कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये वाली लाइन, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस पॉइंट पे सोल्यूशन और सॉलिड के आपस में इक्विलिब्रियम में, ठीक। तो वही है, देखो इस पॉइंट के ऊपर, इस ये वाला जो पॉइंट है, इसमें इस सोल्यूशन और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर देखो इतना ही है। इस पॉइंट के ऊपर इसमें लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम था, इस पॉइंट के ऊपर इसका सोल्यूशन और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम है। तो आप बोलोगे ये पॉइंट जो आया, ये पॉइंट क्या था, TF नाम रखा था इसको, ठीक है। और ये पॉइंट जो आया पीछे, सॉरी इस पॉइंट को TF नॉट रख लो, प्योर सोल्यूशन वाला TF नॉट, और इसको रख लो TF, ठीक है ना। यही होता है ना फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर सोल्यूशन का लिक्विड और सॉलिड फेस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सोल्यूशन का। और ये वो पॉइंट है जिसमें लिक्विड और सॉलिड जो है आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड का, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टेम्परेचर TF नॉट, और ये आ गया TF। आप देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ ये जो लाइन है, सपोज ये 0 है, ठीक है, ये सपोज 10 है, और ये वाला पॉइंट सपोज 20 है। आप देखो पहले जब हमारा लिक्विड प्योर था, प्योर लिक्विड में फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया था, फ्रीजिंग पॉइंट आया था हमारा 20 डिग्री, ये वाला पॉइंट आया था प्योर लिक्विड के केस में, ये वाला। तो अब जब क्या हुआ, जब आपने क्या किया, सोल्यूशन बना दिया, मतलब उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट के कितना आ गया, ये इतना आ गया, ठीक, इतना आ गया, 10 हो गया। तो आप बोलोगे ना ये घट गया फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया, कितना, 20 से 10 आ गया। कब, जब आपने क्या किया, जब आपने लिक्विड सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड किया, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, 20 से 10 हो गया, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं, देखो ये जो डिफरेंस होता है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इस ग्राफ को थोड़ा सा थ्योरी लिख के एक्सप्लेन करते हैं। कैसे थ्योरी लिख के एक्सप्लेन करोगे, देखो यहाँ आप पहला पॉइंट लिखो, ऑन कूलिंग। देखो हम यहाँ लिखते हैं ग्राफ इज एक्सप्लेन्ड एज, ग्राफ इज
एक्सप्लेन्ड एज, ग्राफ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, पहला अभी जो हमने किया, देखो हम नाम रख लेते हैं इसका, इस पॉइंट का नाम रख लो बी, इसका नाम रख लो ए, ये जो पॉइंट है इसका नाम रख लो सी, ठीक, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आया था इसका नाम रख लो ई, इसका नाम रख लो बी, ये नाम रख लेते हैं, ठीक। ऑन कूलिंग, देखो आप अभी समझोगे, ऑन कूलिंग, कूलिंग करने से क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट, देखो ठंडा करने से लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आस्ता आस्ता कम होता गया, तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीजेस अलोंग द लाइन ए बी, देखो ए बी लाइन के अलोंग वेपर प्रेशर जो था लिक्विड सॉल्वेंट का घटता गया जब हमने टेम्परेचर डाउन करते गए, कूल करते गए, अलोंग द लाइन ए बी, ये आपको पता है। देखो जब हमने कूल किया तो वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट का घटेगा, कैसे घट रहा है? अलोंग ए बी, इस ग्राफ को ए बी के अलोंग घट रहा है, ठीक। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ एट बी, मैंने आपको बोला था एट बी, बी के ऊपर क्या हुआ? इस बी पॉइंट के ऊपर ये लिक्विड और ये सॉलिड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखो एट बी द सॉलिड स्टार्ट्स अपीयरिंग, बी पॉइंट के ऊपर सॉलिड दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सॉलिड स्टार्ट्स अपीयरिंग एट द वेपर प्रेशर, एंड द वेपर प्रेशर, ठीक है, एंड द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस स्टीपली, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस स्टीपली अलोंग द लाइन। आप ऐसा भी समझ सकते हो, जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड दिखना स्टार्ट होता है उसी को तो फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ऐसा भी समझ सकते हो। बी के ऊपर सॉलिड दिखना स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये लाइन सीधी हो गई, सीधी का मतलब है अब ये सॉलिड, जो सॉलिड यहां से इस तरफ सारा सॉलिड बन गया, अब इसका वेपर प्रेशर कम होता है, सॉलिड का वेपर प्रेशर पहले से ही कम होता है, और टेम्परेचर यहां से डाउन करोगे तो सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत जल्दी से घटेगा, ठीक है। सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत जल्दी से घटेगा, तो जो जल्दी से घटता है ना, इसीलिए हम मैप में ऐसे सीधी लाइन लगाते हैं, जो आसपास तक घटता है उसके लिए थोड़ी टेढ़ी लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एट बी सॉलिड स्टार्ट्स अपीयरिंग, मतलब बी पॉइंट के ऊपर सॉलिड दिखना स्टार्ट हो गया, एंड द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस स्टीपली अलोंग द लाइन, वेपर प्रेशर और तेजी के साथ घटना स्टार्ट हो गया अलोंग द लाइन। कौन सी लाइन है? यहाँ से यहाँ बीसी, बीसी लाइन के अकॉर्डिंग घटना स्टार्ट हो गया, ठीक। बिकॉज सॉलिड्स हैव लोअर वेपर प्रेशर, स्टीपली क्यों लिखा है? स्टीपली मतलब ऐसे करके क्यों घटा, क्यों? बिकॉज यहाँ लिख लो, बिकॉज सॉलिड्स हैव लोअर वेपर प्रेशर, लोअर वेपर प्रेशर, सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होता है सॉलिड्स का, इसलिए घटा, ठीक है। अब देखो बी पॉइंट के ऊपर, एट बी, जो बी पॉइंट है, कौन सा? ये पॉइंट, इसके ऊपर क्या है? बी पॉइंट द लिक्विड एंड द सॉलिड सॉल्वेंट, द लिक्विड एंड द सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। लिक्विड एंड द सॉलिड सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम, अभी मैंने ये आपको बताया था, आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक। बी पॉइंट के ऊपर ये फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड और सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम में होती है, तो बी पॉइंट के ऊपर ये क्या है? इक्विलिब्रियम में, एंड हेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर, सेम वेपर प्रेशर। देखो अगर इक्विलिब्रियम में चीज होती है तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है, देखो तभी इस पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर सॉलिड का भी वही है, यही है, सॉलिड का भी और लिक्विड का भी यही है, तो इनका वेपर प्रेशर भी क्या है? सेम है, ठीक। इस बी पॉइंट के ऊपर सॉलिड, ये वाली लिक्विड और सॉलिड के आपस में इक्विलिब्रियम में, और इनका वेपर प्रेशर भी क्या है? सेम है। अब यहां आप लिखोगे 10 बी रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को, और फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, हमने बी से नीचे लाइन ली तो इसकी जगह यहाँ लिख लिया TF नॉट, ठीक। तो यहाँ लिखोगे आप क्या नाम है फ्रीजिंग पॉइंट का? TF नॉट। देखो टेम्परेचर है, T फॉर टेम्परेचर, F फॉर फ्रीजिंग, ठीक, TF नॉट, ठीक है। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ यही लिखा है, बी रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट,
बी प्योर सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हमने नीचे लाइन लगाई और टेम्परेचर के साथ मिला के लिख दिया TF नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट किसका, लिक्विड का, प्योर सॉल्वेंट के लिए लिया था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है बी। ठीक, आगे देखो, अब आप देखो लिखा हुआ है यहां एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर आप ले लो, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज लोअर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर या फिर लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, यहां लिखा है कि ये हमारा लिक्विड वाला पार्ट हो गया। अब आप क्या करो, आप अभी कोई भी टेम्परेचर अगर देखोगे, उस टेम्परेचर के ऊपर इसका ये जो हमारा ये सॉल्यूशन वाला वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा किससे कम होगा, लिक्विड से कम होगा। आप देखो कोई भी टेम्परेचर देख लो, ये टेम्परेचर देखोगे ये वाला, तो यहाँ पे देखो इसका वेपर प्रेशर यहाँ से इतना है और इसका सॉल्वेंट वाले का वेपर प्रेशर इतना है, तो इसका वेपर प्रेशर कितना है, इतना, तो ये कम है वेपर प्रेशर। तो किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम। ठीक, वही हमने लिखा है कि किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, अब आप देखो आगे, यहां लिखा है एट एनी टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। हेंस आगे लिखो इसी में, हेंस अगर वो कम होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन की कर्व, द कर्व फॉर सॉल्यूशन, ठीक है, कर्व फॉर सॉल्यूशन लाइज बिलो द सॉल्वेंट, लाइज बिलो द सॉल्वेंट कर्व। ठीक, आपको पता है किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो इसीलिए इसकी कर्व जो है इससे नीचे लाई कर रही है, वही मैं इसको एक्सप्लेन करने की यहाँ लिख रहा, एक्सप्लेन करने की कोशिश। अब आप देखो यहाँ लिखा है अगर कर्व नीचे लाई कर रही है तो क्या होगा, ऑन कूलिंग, कूल करने पे क्या होगा, इट विल फॉलो द पाथ DE, इट विल फॉलो द पाथ DE। देखो जब इसको हम ठंडी करेंगे तो ये DE पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, E पॉइंट पे ये सॉलिड के साथ मैच कर रहा है। ठीक, तो ये DE पाथ फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखो एट E द सॉलिड अपीयर्स, जैसे देखो जैसे इसमें B के ऊपर सॉलिड अपीयर हुआ था लिक्विड सॉल्वेंट के टाइम, तो सॉल्यूशन के टाइम किस पे सॉलिड अपीयर होगा, E के टाइम। क्यों, क्योंकि E पॉइंट जो है वही किसके साथ मैच कर रहा है, सॉलिड के साथ मैच कर रहा है। तो E पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर जो है इस सॉल्यूशन का और सॉलिड का एक ही है, देखो एक ही वेपर प्रेशर है दोनों का। ठीक, तो वही लिखा है मैंने एट E, मतलब E पे क्या होगा, सॉलिड अपीयर, सॉलिड दिख रहा है। ठीक, जहां सॉलिड दिखता है ना, हेंस यहां उसी को बोलते हैं, हेंस E इज द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को हमने E को नीचे मिलाया तो उसको बोल दिया TF, तो आगे ब्रैकेट में आप लिखोगे TF, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ लिखो TF जो है, TF इज लेस देन क्या है, TF नॉट। आप देखो जो TF आया था ये किसका था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन था, वो कम में, किससे कम में, TF नॉट से, क्योंकि ये इस तरफ है तो इस तरफ बढ़ता है ना, इस बढ़ती है, इस तरफ कम होती है, तो TF क्या है, TF नॉट से फ्रीजिंग पॉइंट कम में। ठीक है, अब आप एक चीज लिखोगे इसी के नीचे, मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, आप इसके नीचे पॉइंट ऐड करना, इसके नीचे आप ऐड करोगे, मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। ठीक, तो आप बोलोगे द डिफरेंस, देखो द डिफरेंस जो होता है डेल्टा TF, देखो इसको, ये जो डिफरेंस आया, सपोज इसको अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ TF इधर है, TF नॉट इधर आया, तो इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस दिखा है, द डिफरेंस डेल्टा TF इज इक्वल टू, देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े से छोटा निकालते हैं, तो डिफरेंस के लिए TF नॉट माइनस TF करेंगे। ठीक, डिफरेंस निकाला हमने, TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, यही जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ इसी को तो बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसको बोलेंगे, वो जो TF नॉट और TF में जो डिफरेंस आया था, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप देखो डेल्टा TF है इज इक्वल टू, ये चेंज है, मतलब डिफरेंस निकाला है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कितना घटा। देखो ना, अगर मैं बोलूं हमारे पास पहले था 10, अब हो गया 5, तो कितना घटा, है ना, कितना घटा। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 5 को निकालेंगे ना। तो इसी तरह पहले था हमारे पास सपोज यहाँ 20, अब हो गया 10, तो इसमें से ये निकालोगे तो डिफरेंस आएगा। तो वहां से हम बोलेंगे ना, ये डेल्टा TF, देखो आपको पता है डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस को, है ना। तो डेल्टा TF डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंस कहाँ से आएगा, TF नॉट माइनस TF करेंगे, बड़ी वैल्यू इसकी आई थी ना, बड़ी से छोटी को निकालने की, तो हमें पता चलेगा कितना घटा। तो इसी को डेल्टा TF को क्या बोलते हैं, जो डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब इतना फ्रीजिंग पॉइंट घटा। अब आप देखो आगे, इसको साफ करना पड़ेगा, आगे देखते हैं फिर। तो हमने क्या देखा था अभी, हमने देखा डेल्टा TF इसके बराबर है TF नॉट माइनस TF के बराबर। तो इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जो डेल्टा TF है, इसी टर्म को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ से यहाँ कितना फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, मतलब कम हुआ। अब आप देखो, बस हो गया काम हमारा, अभी कुछ भी नहीं है, अभी बहुत आसान है आगे। आप देखो यहां मैं लिख रहा हूं द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन, या फिर ऐसे लिख दो डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, या फिर ऐसे लिख दो, या कॉन्सेंट्रेशन लिख दो, ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। एंड हैज बीन फाउंड टू बी रिलेटेड, and has been found to be related, ठीक है, found to be related to molality, to molality as, ठीक है। देखो जैसे हमने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको हमने बोला था कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि वो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, मतलब किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है उस पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। इसी तरह देखो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये भी अगर आप ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे सोल्यूशन में तो ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, है ना, कम ऐड करोगे तो कम घटेगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जितनी सोल्यूट ज्यादा डालोगे उतना क्या करेगा, ज्यादा घटेगा। तो अब आप देखो यही लिखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। ये किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। और एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि इट हैज बीन फाउंड टू बी रिलेटेड टू मोलैलिटी, ये भी सेम एग्जैक्ट जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता था, है ना। तो ये भी एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलैलिटी के ऊपर। तो आप देखो कैसे लिखोगे, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मोलैलिटी, ठीक है ना, सोल्यूशन की मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो मोलैलिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, ठीक है। तो आप देखो अभी वही सेम है जैसा पहले था, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था वही सेम है। तो आप देखो अगर ये इसके ऊपर डिपेंड करता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा सकते हैं, TF डेल्टा TF इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट आएगा KF इंटू M, उसमें क्या आया था KB इंटू M, इसमें आएगा KF इंटू M, बस बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब आप देखो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, अच्छा अब KF को क्या बोलते हैं, यहां लिख लो, KF क्या है, KF को यहां बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये बोलते हैं इसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका नाम होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक। या इसका एक और भी नाम होता है, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी इसको बोलते हैं, ठीक।
ये जो हमारा यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है ना, इसके 3 नाम होते हैं। क्या क्या नाम हो सकता है? एक होता है इसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो अब आप देखो यहाँ है ना, m क्या चीज है यहाँ, kf तो ये वाला है, मतलब एक कांस्टेंट है। m क्या है? m मोलैरिटी है, ये अभी हमें पता ही है। m क्या है? मोलैरिटी है। ठीक, तो अब देखो वैसे ही एग्जैक्ट हमने किया, इफ m इज इक्वल टू 1, अगर m को हम 1 मान लें, अगर मोलैरिटी 1 है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KF हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, KF इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा TF। तो जैसे हमने पीछे वाली प्रॉपर्टी में इसकी डेफिनेशन यहाँ से निकाली थी, किसकी? KF की, किसकी? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, उसमें निकाली थी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की। यहाँ हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन भी वैसे ही लिख सकते हैं। तो आप ये खुद लिखोगे, अगर आपने पीछे वाली प्रॉपर्टी लिखी है, देखिए, तो इसमें आप खुद लिखोगे डेफिनेशन। क्या लिखोगे? लिखोगे कि ये जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होता है जब मोलैरिटी को 1 ले लेते हैं, मोलैरिटी को यूनिटी ले लेते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन खुद लिखोगे। ठीक है, अब आप देखो, ये थी हमारी, मतलब देखो यही है हमारी वो चीज, जैसे हमने बोला ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बस इतनी है और कुछ नहीं है। यही जो हमारा ये पॉइंट है, इसी पॉइंट, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम देख के बता सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डेल्टा टी है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर इन अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और नेचर ऑफ सॉल्यूट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, और वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसी को तो बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ लिख सकते हो, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसमें लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, इट इज क्लियर दैट, मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट देख के हमें क्या है? इट इज क्लियर दैट, यहां से हमें क्लियर है, क्या क्लियर है? कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ओनली on the number of particles of solute, depends only on the number of particles of solute in the solution, मतलब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हेंस हम बोलेंगे, हेंस इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्योंकि हमने सब कुछ करके देखा और ये डिपेंड किस पे कर रहा है? मोलैरिटी के ऊपर। ठीक, मोलैरिटी का मतलब है जितनी कॉन्सेंट्रेशन हम क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा डालेंगे, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा। ठीक, तो हम बोलेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? ज्यादा हो गया, ज्यादा डिप्रेस हो गया, ज्यादा कम हो गया। तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए बोलते हैं कि ये भी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप देखो, इतना अगर आपको समझ में आया, अब हम क्या करेंगे? डिप्रेशन क्या निकालेंगे? मोलर मास निकालेंगे, सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे इससे। तो इसको साफ करते हैं, देखो वो तो बहुत ही आसान है। आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखोगे? डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से आपको क्या करना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ठीक, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यूज करके मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आप निकाल सकते हो। ठीक, आपको पता है कि जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इक्वेशन लिखी थी वो थी हमारी क्या? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एम, ऐसे के बी इंटू एम।
ऐसी थी। और जो हम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में इक्वेशन लिखी थी हमने, वो थी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये थी। दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ बी लगाया, यहाँ एफ लगाया, यहाँ बी लगाया, यहाँ एफ लगाया है बस। तो आप क्या करोगे, यहाँ एक लाइन लिख लो, आप खुद ये कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ एज वी कैलकुलेटेड द एक्सप्रेशन फॉर molecular mass calculation, molecular mass calculation, ठीक है, in elevation, in boiling point, ठीक है, elevation in boiling point, we can write here, मतलब यहां मैंने लिखा है कि जैसा, देखो एज वी कैलकुलेटेड मतलब जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कैलकुलेट किया था ये चीज, मॉलिक्यूलर मास की डिटरमिनेशन के लिए जो इक्वेशन वहां कैलकुलेट की थी एग्जैक्ट वही यहाँ है। तो हम उसको हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देखो एग्जाम में अगर ऐसा ये आ गया आपको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, ये मोलैरिटी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बस जैसे पीछे वाले में किया था एग्जैक्ट वही। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने पीछे वाले में पढ़ा है तो हम डायरेक्ट इसकी इक्वेशन यहाँ लिख लेंगे कि वहां देखो ऐसा ही आया था ना, वो इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, डेल्टा टी बी से आई थी, तो ये आएगी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ठीक है, इंटू W2 अपॉन M2, ठीक, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1, ये आई थी। उसमें देखो, उसमें यहां ये आई थी, क्या आई थी, ये आई थी TB और KB, बस इतना ही डिफरेंस था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में, और कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन इसमें आप देखो ये फ्रीजिंग है ना, तो KB की जगह KF आएगा और यहाँ TF आएगा, दैट्स इट, इतना ही। और हमने बोला था यहाँ से R, यहाँ से M2 निकाल दो। M2 क्या था, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट था, ठीक है। तो M2 यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आपको पता है, मैंने बताया था क्या आएगा यहाँ, KF इंटू ये सारे ऊपर वाले आएंगे, KF इंटू W2 इंटू 1000, ये तो ऐसे ही आएगा। M2 निकालोगे, ठीक, यहाँ से M2 आपको पता है कैसे निकालते हैं, दोनों को इससे पहले क्रॉस मल्टीपल करते हैं, फिर उसके बाद M2 निकालोगे तो ये डेल्टा TF और ये नीचे आएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा TF, ठीक है, इंटू W1। और ये W1 W2 M2 क्या चीज है, ये हमने उस प्रॉपर्टी में किया था, आप देखो उसमें आपको पता होगा। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है, यहाँ से जो M2 है ये क्या है, ठीक है, M2 क्या है, ये M2 वही चीज है जो हमने निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो हमने दिखा है कि हम यही निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर या फिर मोलर मास, ठीक। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 6.022 इंटू 23 से मल्टीपल करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा, ठीक। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यहां से ये आया, कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन। देखो इसमें आपको मुश्किल क्या लगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ मुश्किल नहीं है, वो जो स्टार्टिंग में हमने समझने की कोशिश की ना, वो थोड़ा सा टाइम खा गई यहाँ, ठीक है ना, वो चीज टाइम खा गई। बाकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो तो ये ग्राफ है, ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पता है डेल्टा TF है, बस और कुछ नहीं। डेल्टा TF इसका डिफरेंस होता है, तो डेल्टा TF किस पे डिपेंड करता है, मोलैरिटी पे। तो जो डेल्टा TF है वो होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वो एक्चुअल में है क्या, वो चीज समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा है, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है कि इसकी जो जितनी मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, इतनी किसी ने कोशिश नहीं की है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो आप देखो, अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फिर बोल दो, तो फिर मैं क्या करूंगा, कुछ और मेथड निकालूंगा समझाने का, ठीक। अब आप देखो यहाँ ये हमारा हो गया, हमने कैलकुलेट भी कर लिया डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ये यहाँ से ये यूज करके हमने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया है। तो अब देखो एक पॉइंट आप लिखो, ये जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है इसका यूज कहाँ होता है, तो आप लिखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो इसकी दो जगह इंपॉर्टेंस होती है। एक आप लिखोगे इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस, फर्स्ट इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस, ये बनाने में इसकी इंपॉर्टेंस है। और दूसरी यहां इंपॉर्टेंस होती है इसकी
इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स, इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स। ठीक, आप देखो ये जो हमने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट सीखा, इसमें हमने यही सीखा कि जब हम क्या करते हैं, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो सोल्यूशन बन जाता है, उस टाइम उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल है, देखो यहाँ ये पहले ये समझते हैं, अगर इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स, रोड्स के ऊपर जब बहुत बर्फ जम जाती है तो आप देखिए वहां क्या करते हैं, हम नमक फेंक देते हैं उसके ऊपर। ठीक, आपको पता है सपोज अगर जहां रोड के ऊपर जमी हुई है बर्फ, तो अगर उस टाइम फ्रीजिंग पॉइंट कितना, जमने का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, सपोज 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वहां रोड के ऊपर क्या हुआ है, बर्फ जमी हुई है, हम क्या करते हैं उसके ऊपर नमक फेंक देते हैं। ठीक, तो नमक फेंकने से आपको पता है, देखो उस टाइम वहां बर्फ क्यों जमी हुई है रोड के ऊपर, क्योंकि वहां कितना टेम्परेचर है, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है वहां बर्फ जमने का। हमने क्या किया, इसमें सॉल्ट डाल दिया NaCl, तो अब आपको पता है सॉल्ट क्या करेगा, इस 0 डिग्री सेल्सियस को कितना बना देगा, -10 डिग्री सेल्सियस घटा देगा। मतलब अब वो जो बर्फ है वो तब जमेगी जब टेम्परेचर वहां कितना होगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर नमक डाल दिया है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो अब वो बर्फ कब जमेगी, जब टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन -10 डिग्री सेल्सियस वहां एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है नहीं, पहले कितना था, वहां टेम्परेचर 0 डिग्री है। तो आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर को जमाने का, देखो जमाने का, जो बर्फ जमी ना, जमाने का टेम्परेचर वहां पहले 0 डिग्री था। ठीक, तो आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर सॉल्ट फेंक दिया। सॉल्ट फेंकने से क्या होगा, सोल्यूशन बनेगा, तो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा, और टेम्परेचर हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। अब जो बर्फ जमेगी वो कितने पे जमेगी, -10 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन वहां टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो आप देखो अगर वहां 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आप बर्फ जमेगी ही नहीं। तो आप देखो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमेगी नहीं तो बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, क्यों, क्योंकि आपने NaCl डाल के क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर घटा के -10 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो वहां जहां बर्फ जमी होती है वहां इतना टेम्परेचर तो होता ही नहीं। ठीक, तो अगर देखो, अगर सपोज वहां पहले जहां बर्फ जमी थी वहां -10 डिग्री था, तो आप क्या कर रहे हो, सॉल्ट डाल दिया आपने, तो वो वहां से और -20 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट बर्फ का कितना हो जाएगा, -20 डिग्री। तो आप देखो वहां जहां बर्फ जमी थी वहां तो इतना था, तो आपने क्या कर दिया, नमक डाल के -20 कर दिया। तो अब क्या हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट अब बहुत कम हो गया, इतना टेम्परेचर वहां है ही नहीं कि बर्फ जमेगी। तो क्या होगा, बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बोलोगे मेल्टिंग ऑफ आइस, रोड्स के ऊपर जहां ज्यादा बर्फ होती है वहां अगर आपको बर्फ को पिघलाना हो तो आप क्या करते हो, वहां नमक फेंक देते हो तो बर्फ पिघल जाती है। उसका रीजन क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाला। उसके बाद है इन मेकिंग एंटी फ्रीज सोल्यूशन। एंटी फ्रीज ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो कभी जमते नहीं, तो वो सोल्यूशन बनाने के लिए भी हमारा क्या होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यूज होता है। ठीक, सपोज मैं बोलूं अगर कोई सोल्यूशन है वो जम जाता है सपोज -1 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, -1 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें कोई सोल्यूट ऐड कर देंगे, है ना, कोई ऐसा सोल्यूट ऐड कर देंगे कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होके हो जाए -20 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर होगा तो जमेगा ना। तो जब वो सोल्यूशन हम यहाँ बाहर रखेंगे कहीं, मतलब बाहर कहीं रखेंगे, तो बाहर आपको पता है इतना टेम्परेचर तो कहीं होता ही नहीं, तो वो जमेगा कैसे। ठीक, वो अगर टेम्परेचर -5 डिग्री भी हो जाए तब भी वो जमेगा ही नहीं, -10 पे भी नहीं जमेगा, वो जमेगा -20 पे। तो इतना टेम्परेचर एनवायरनमेंट में होता ही नहीं, तो वो जमेगा कैसे। तो आप बोलोगे इन मेकिंग एंटी फ्रीज सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो कभी जमता नहीं, वो बनाने में और आइस को मेल्ट करने में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ठीक है, अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो निकला है हमारा ऑस्मोसिस से। ठीक है, आपने सुना होगा एक प्रोसेस बचपन में हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस। ठीक, देखो ऑस्मोसिस वो क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक, और ऑस्मोसिस से पहले आपको पता होगा, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो प्रोसेसेस होती हैं, एक को बोलते हैं ऑस्मोसिस, एक को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो मैं यहाँ पहले आपको डिफ्यूजन समझाऊंगा। ठीक, डिफ्यूजन समझाऊंगा, फिर आपको मैं क्या समझाऊंगा, ऑस्मोसिस समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसा हमें समझ में आया तो समझो हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला टॉपिक हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो आप पहले देखो डिफ्यूजन क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन मतलब, देखो डिफ्यूजन के लिए मैं आपको देखो डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, इसकी आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे डायग्रामेटिकली पहले देख लो। सपोज हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है ना, तो आप देखो इसमें हमने क्या किया है, सपोज यहाँ इसके ऊपर नहीं, पहले इसके नीचे हमने कुछ डाल दिया। क्या डाला है,
मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। यहाँ हमने नीचे पहले इसके नीचे कुछ सल्यूट डाल दिया, ठीक है, ये डाला हमने सल्यूट, ठीक है। और सल्यूट हमारा कौन सा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, सपोज कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक। आपको पता है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आपने सुना होगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हमने यहाँ डाल दिया और इसके ऊपर हमने डाल दिया क्या, पानी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के ऊपर हमने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। अब आप देखो क्या होगा, जब आप उसमें पानी डालोगे तो स्टार्टिंग में आपको पानी अलग दिखेगा और ये सोल्यूशन अलग दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप उसको क्या करो, एक दिन या 2 दिन या 1-2 घंटे उसको छोड़ दो। छोड़ने से क्या होगा, छोड़ने से ऐसा होगा कि वो जो कुछ दिन बाद या फिर कुछ घंटे बाद आपको अगर उसको देखोगे तो वो पूरे का पूरा कैसा होगा, देखो ये होता है हमारा ब्लू, ये ब्लू होता है, ठीक। तो पूरे का पूरा कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो पूरे का पूरा कैसा हो जाएगा, पूरे का पूरा जो सोल्यूशन है, आपने क्या किया था, कॉपर सल्फेट डाला था, ऊपर पानी डाला, तो पूरे का पूरा ब्लू दिखेगा आपको, पूरे का पूरा एक ही दिखेगा, पूरे का पूरा सोल्यूशन एक ही दिखेगा और पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, ब्लू दिखना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है ना। आप इसको बोलोगे यूनिफॉर्मली ब्लू सोल्यूशन हो गया, ठीक। स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, यहाँ सल्यूट डाला था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और उसके ऊपर पानी डाल दिया था, ये क्या था, वाटर, तो आपने इसको डाल के छोड़ दिया था, ठीक है। तो उस टाइम ज्यादा मतलब ऐसा दिख रहा था कि पानी जो है उसमें मिक्स नहीं हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आप उसको देखोगे तो वो कैसा बन जाएगा, पूरे का पूरा ब्लू सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू होता है तो पूरा ही ब्लू बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा कि ये पूरे का पूरा ब्लू हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे ये क्या हुआ है, आप बोलोगे इसमें जो इसके जो पार्टिकल्स थे सोल्यूशन, ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यहाँ डाला था सल्यूट, इसके जो पार्टिकल्स थे वो किसके साथ मिक्स हो गए, वाटर के साथ मिक्स हो गए, और अब पूरे मिक्स हो गए तो यूनिफॉर्मली एक जैसा पूरा ब्लू सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो आप लिखोगे, इसकी डेफिनेशन लिख लो यहाँ कि क्या हुआ, यहाँ आप लिखोगे द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो गई, द स्पॉन्टेनियस mixing of the particles, mixing of the particles, ठीक है, of solute and solvent, ठीक है, solute and solvent to form a homogeneous mixture, to form a homogeneous mixture, ठीक है, is called diffusion। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब आपने डाला तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जब आपने पानी डाला इसमें और छोड़ दिया तो अपने आप ये दोनों मिक्स हो गए, तो यहाँ लिख दिया स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल, मतलब यहाँ क्या हो गया, अपने आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल मिक्स हो गए और क्या बन गया, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, मतलब यहाँ मिक्सचर बन गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है, जब पार्टिकल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल अपने आप मिक्स हो जाएं और एक ही किस्म का होमोजेनियस मिक्सचर बना लें, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक। अब आप देखो ऑस्मोसिस क्या होता है। आप देखो अभी जो मैंने ये प्रोसेस की थी ना डिफ्यूजन की, इसी चीज को हम ऑस्मोसिस में देखो कैसे देखते हैं। अब सपोज आपने क्या किया, यहाँ एक बीकर ले ली, ठीक है, आपने एक बीकर ले ली, उसके बीच में क्या लगा दिया, उसके बीच में यहाँ एक लगा दी मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन कौन सी है, आपने क्या किया, एक बीकर ली, उसके सेंटर में लगा दी क्या, मेम्ब्रेन, ठीक। और ये जो मेम्ब्रेन आपने लगाई ना, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आपने लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। आपको पता है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसमें से क्या पास हो सकता है, उसमें से सॉल्वेंट पास हो सकता है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पासिस, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, तो वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल यहाँ से पास नहीं होते इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो अब आपने क्या किया, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या कर दिया, वही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ भर दिया। वो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या था, ब्लू कलर का था ना, कॉन्सेंट्रेटेड, वो आपने यहाँ भर दिया इसमें, ठीक, इस साइड वो भर दिया आपने, ठीक है, और इतना, ठीक है।
और इस तरफ क्या भर दिया, उस तरफ एक तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की एक तरफ आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक। और इसको क्या बोला है, सल्यूट है ये, और ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब प्योर है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, सल्यूट है, और यहाँ आपने भर दिया। अब आप देखो दूसरी तरफ आपने क्या भर दिया, दूसरी तरफ आपने यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया आपने सॉल्वेंट भर दिया, सपोज सॉल्वेंट यहाँ वाटर भर दिया, ठीक। अब आप देखो इस केस में क्या हुआ था, डिफ्यूजन में ये हुआ था कि जब आपने इन दोनों को मिक्स करके छोड़ दिया था, कुछ टाइम बाद ये पूरे का पूरा ही ब्लू हो गया था, पूरा ही सोल्यूशन। लेकिन अब आपने क्या किया, जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगा दी, तो अब क्या होगा, आप देखो अब कुछ ऐसा होगा, सपोज यहां आपने वाटर डाल दिया है ना, तो ये क्या है, सॉल्वेंट है। अब देखो जैसे इसको हमने क्या किया, कुछ टाइम तक छोड़ के रखते हैं इसको, तो क्या होता है, यहां से वाटर ऐसा कुछ दिखता है, जैसे हम इसको कुछ टाइम तक छोड़ के देखते हैं ना, हमें क्या दिखता है, हमें यहां से ये वाली चीज सिर्फ अप हुई दिखती है, ये वाली चीज अप दिखती है, ये वाली क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ था ना, ये यहाँ से इसका लेवल यहाँ से बढ़ा हुआ दिखता है, ये कम हो जाता है, ये कम हो जाता है, ठीक। ऐसा क्यों हुआ, आप देखो, आपको पता है यहाँ बीच में हमने लगाई थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये लगाई थी, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपने आप में सेमी परमेबल, ठीक, वो क्या करती है, अपने आप से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलो करती है, ठीक है, अपने आप से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करने देती है और सोल्यूट मॉलिक्यूल को पास नहीं करने देती। मतलब देखो अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, इस मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ आएंगे, क्यों, पहले इधर तक भरे थे ना यहाँ, तो इधर से इधर आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो सल्यूट है, ये सल्यूट था पहले देखो, पहले दोनों बराबर थे, ऐसे बराबर थे, तो ये तो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता था, क्यों, क्योंकि आगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है और ये सल्यूट है, और इस मेम्ब्रेन से सल्यूट जा ही नहीं सकता। तो हुआ क्या, यहाँ से सॉल्वेंट इधर आ गया, यहाँ से इधर सॉल्वेंट इंटर हो गया, इसी वजह से क्या हुआ था, इसका लेवल राइज हो गया था, इसका लेवल क्या हो गया था, राइज हो गया था, ठीक है। अब आप देखो ये जो होता है ना, ये क्या हुई है, एक्चुअल में क्या हुआ है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से किस में आगे, इस तरफ आगे, ठीक, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ट्रांसफर होके किस में आगे, कॉन्सेंट्रेटेड वाली साइड, ठीक है। तो आप देखो डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको पता चलेगा। लेकिन ये हुआ कैसे, ये अपने आप हुआ, जैसे ये अपने आप हुआ था ना, ये भी क्या हुआ, जब हमने इन दोनों को एक को इसमें डाल के एक को इसमें डाल के रख दिया था, अपने आप ये प्रोसेस हुई। तो आप लिखोगे इसकी डेफिनेशन, लिखोगे द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन, फ्रॉम द सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन, ठीक, और फ्रॉम अ लेस concentrated solution to a more concentrated solution, ठीक है, through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane, semi permeable membrane is called, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक। देखो ये होती है प्रोसेस, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है, दिख रहा है। आप देखो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ हमने जब देखा तो कुछ टाइम बाद दोनों पूरे ही मिक्स हो गए, अपने आप मिक्स हो गए। इसमें जब ऐसा हमने किया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, तो कुछ टाइम बाद सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसमें ट्रांसफर हुए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। देखो यही लिखा है कि जो अपने आप फ्लो होता है, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, मतलब जो ओवरऑल अपने आप फ्लो होता है किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। कहाँ से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है सॉल्वेंट से इस सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्वेंट के सॉल्यूशन की तरफ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की इस तरफ अपने आप, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस,
ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने लिखा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो मूवमेंट होती है इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रॉम अ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आपको पता है अगर ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता, लेस कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है डाइल्यूट। ठीक, अगर ये वाला इस साइड जो है अगर लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता तो इस साइड अगर मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता, है ना, तो आप बताओ पानी किसमें ज्यादा होता? पानी इसमें ज्यादा होता ना, लेस कॉन्सेंट्रेटेड में, डाइल्यूट में। तो पानी की तो फ्लो होती है, देखो ना, अगर यहाँ सोल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता, यहाँ मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता, तब भी ये इस तरफ फ्लो होता। क्यों? क्योंकि यहाँ लेस कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है उसमें सॉल्यूट कम है, पानी ज्यादा है। तो जहां पानी ज्यादा होगा वही तो दूसरी तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दूसरी तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या फिर लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर यहाँ होता, यहाँ मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता, तो तब भी ये इस तरफ मूवमेंट होती। कैसे? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक, और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में यही फर्क है, डिफ्यूजन जो होती है वहां हम मेम्ब्रेन यूज नहीं करते हैं और ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। तो अगर आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझ में आया, अभी देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। आप देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसके लिए मैं यहाँ एक बीकर बना रहा हूँ बड़ी सी, ऐसे एक ऐसी बीकर है। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसका एक और पार्ट है बड़ा, ये वाला। ठीक, तो आप देखो यहाँ एक लगी है ऐसे करके, यहाँ से मुंह है इसका, और ये जो बीच में लगी है ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ लगी हुई है, यहाँ से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री हो सकती है, और यहाँ से इस तरफ ऐसे लगा हुआ है, यहाँ से ऐसे ये। ठीक है, अब आप देखो इस तरफ हमने भरा हुआ है, इस तरफ हमने भरा हुआ है क्या, सपोज इस तरफ भरा है हमने सॉल्यूशन सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्वेंट को यहां भरा हुआ है। ठीक है, ये एक नैरो ट्यूब है, मतलब यहां से आप सॉल्वेंट को इसमें डाल सकते हैं। ठीक, और इस तरफ है हमारे पास सॉल्यूशन। सपोज इस तरफ हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। बस समझाने के लिए आप मान लो कि ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक, ये सॉल्यूशन है और उस तरफ है सॉल्वेंट, तो यहां तक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या, सॉल्यूशन। ठीक, और ये जो बीच में लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है, ये लगी हुई है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, नहीं समझ आपको? अब आप मुझे बताओ क्या होगा यहाँ, और एक और चीज भी यहाँ लगी है, यहाँ ये जो है ना पिस्टन, पता है आपको पिस्टन? जैसे इंजेक्शन के बीच में जो सिरिंज होती है ना, मतलब जो हमारा इंजेक्शन लगाने वाली जो सिरिंज होती है उसके बीच में ब्लैक कलर का एक होता है जिसको पीछे खींचते हैं तो ब्लैक वाला पीछे आता है, उसको पिस्टन बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ लगी है ये लगी है हमारी पिस्टन। ठीक, और ये कौन सी पिस्टन है, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस। ठीक, आप मुझे बताओ ऐसा जो हमारा सिस्टम है, अगर इसमें हम यहाँ कोई सोल्यूशन डाल देंगे, मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, यहाँ कोई सोल्यूशन हमने भर दिया इस जगह, और इस जगह साथ में सॉल्वेंट भर दिया, ठीक है, और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, आपको पता है क्या होगा ऐसे सोल्यूशन में? आप बोलोगे ऐसे सोल्यूशन में जब हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के इसको अलग कर दिया, आप बोलोगे इसमें सॉल्वेंट यहाँ मूव करेगा। ट्रू है? ठीक, आपको पता है जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसा सोल्यूशन रखते हैं तो सॉल्वेंट यहाँ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इस तरफ मूव करता है इस सोल्यूशन में। आप मुझे बताओ जब सॉल्वेंट यहाँ से इधर मूव करेगा तो क्या ये वाला इसका लेवल बढ़ेगा यहाँ से? ये पूरे सोल्यूशन, ये पूरा सोल्यूशन है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, इसका लेवल बढ़ेगा ऊपर, ठीक है, बढ़ेगा कि नहीं? आप बोलोगे बढ़ेगा। अब देखो यहाँ फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगी है, अब ये सॉल्वेंट इसमें मूव कर रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो ये पिस्टन क्या ऊपर जाएगी? मतलब पहले ये पिस्टन यहाँ थी, अब ये पिस्टन यहाँ आ गई, ऊपर आ गई। क्यों ऊपर हुई? क्योंकि ये वहां से इधर मूव कर रहा है सॉल्वेंट। क्यों मूव कर रहा है? ऑस्मोसिस हो रही है। ठीक, तो अब देखो ये पिस्टन आस्ता आस्ता क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, और ऊपर चली जाएगी पिस्टन, यहाँ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो वो सॉल्वेंट आने की वजह से इसका लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, आई समझ आपको, है ना? तो ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है ना? ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, यहाँ से सॉल्वेंट आप यहाँ से डाला था आपने, सॉल्वेंट इतना किया था तो ये आस्ता आस्ता यहाँ से इधर मूव कर गया, ये लेवल घट गया, तो ये लेवल आस्ता आस्ता बढ़ गया, तो इस वजह से ये पिस्टन ऊपर हो गई। ठीक, अब आप देखो आप क्या कर सकते हो,
आप ऐसा कर सकते हो, देखो अगर आप ऐसा करो कि इस पिस्टन को आप फिर से वापस प्रेस करो, यहाँ से इस पिस्टन को फिर से दबाओ, आप देखो जब सिरिंज होती है ना, जो उसमें जो वो हमारी ब्लैक कलर की आती है, उसको जब दबाते हैं तो क्या होता है, उसका जो इंजेक्शन की जो मेडिसिन होती है बाहर निकल जाती है, यही होता है ना। तो आप देखो अगर मैं बोलूँ आप यहाँ से इसको दबाओ, दबाओ, इसको फिर से दबाओ, इसको यहाँ लेके आ जाओ, ठीक, इस पिस्टन को, क्योंकि ये पिस्टन रेज हो गई थी ना ऊपर। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, ये ओवरऑल मैंने क्या बनाया, ये पार्टिकल बनाया, ये सोल्यूशन के पार्टिकल से, ऐसे भी बना सकते हो आप, ये सारे सोल्यूशन के पार्टिकल्स है ना यहाँ, ठीक है, ये सब पार्टिकल्स हैं, ये सारे मैंने थोड़ा जल्दी में बनाए, लेकिन आप मानोगे ये सब पार्टिकल्स हैं, ठीक। आप देखो अगर आप यहाँ से इसको प्रेस करोगे नीचे, इसको नीचे दबाओगे तो क्या होगा, ठीक है, नीचे दबा रहे हो इस पिस्टन को, तो आप बोलोगे ये पिस्टन आस्ता 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 यहाँ पहुंच जाएगी। अगर ये यहाँ पहुंच जाएगी तो वो एक्सेस सॉल्वेंट जो यहाँ से इस तरफ आया था इसमें, क्या वो यहाँ से फिर वापस इस तरफ चला जाएगा, वही सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि आप देखो ये जो मेम्ब्रेन है, ये कौन सी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर उधर जा सकते हैं बस। तो आप देखो जब आप इसको यहाँ से प्रेस करोगे, पिस्टन को यहाँ लेके आ जाओगे दोबारा ऊपर से दबा के, ठीक, तो यहाँ तक देखो, पहले तो यहाँ ही थी ना कि पिस्टन, पहले यहाँ ही थी, यहाँ तक भरा था, ठीक। फिर जब आप देखो जब ऑस्मोसिस हुई, यहाँ से इधर मूव किया तो ये पिस्टन ऊपर चली गई थी। अब आप फिर से उसी जहां पहले थी ना, फिर से वहां लेके आ रहे हो पिस्टन को दबा के। अब आप देखो जैसा आप यहाँ से पिस्टन को दबाओगे, यहाँ से ये बंद है, तो यहाँ से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ आए थे वो इस तरफ फिर मूव करेंगे, ठीक। अब आप देखो दबाने को क्या बोलते हैं, दबाने को तो बोलते हैं प्रेशर। जब आपने इस पिस्टन को फिर से दबाया तो आप, इसका मतलब आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। अब आप देखो वो मिनिमम प्रेशर जो आपने इस पिस्टन के ऊपर लगाया किसके लिए लगाया, ऑस्मोसिस रोकने के लिए। ऑस्मोसिस रोकने के लिए मतलब यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट आ रहा था, तो अब आपने क्या कर दिया, इसको ऊपर से प्रेस कर दिया आस्था से, तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से फिर से इस तरफ जा रहे हैं, अब ऑस्मोसिस नहीं हो रही, ठीक। देखो ना, अगर ऑस्मोसिस, अगर यहाँ से आप इसको प्रेस करके रखोगे तो फिर तो ये ऑस्मोसिस नहीं होगी ना, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है। अगर यहाँ से इधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ रहे थे तो ये ऊपर हो रहा था, क्योंकि यहाँ और तो जगह है नहीं। आपने इसको दबा दिया तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वापस इस तरफ चले जाएंगे, तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो आप बोलोगे वो प्रेशर जो आप अप्लाई करते हो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए, उसी प्रेशर को बोलते हैं हम क्या, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, इसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। यहां जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आप समझो। तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखो, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, ठीक है, मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड, दैट हैज टू बी अप्लाइड, ठीक है, that has to be applied on the solution, on the solution, ठीक, on the solution to prevent the entry of solvent, to prevent the entry of solvent, ठीक है, into the solution, into the solution, ठीक है, through the semi permeable membrane, through the semi permeable membrane, semi permeable membrane, ठीक, is called osmotic pressure, ठीक। आप देखो यहां मैंने लिखा है कि आपने वो जो मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया किसके ऊपर, यहां इस पिस्टन के ऊपर, और ये पिस्टन कहां लगी है, सोल्यूशन के ऊपर, सोल्यूशन के ऊपर। तो आप लिखा है मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन, मतलब वो मिनिमम, वो कम से कम एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपने कहां लगाया, सोल्यूशन के ऊपर लगाया, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनटू द सोल्यूशन, मतलब इस सॉल्वेंट को यहां एंटर होने से रोकने के लिए जो आपने मिनिमम एक्सेस प्रेशर लगाया थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट यहां से इधर आ रहा था, लेकिन आपने प्रेशर लगाया और इसको रोकने के लिए, मतलब इसको फिर से उधर भेज दिया, रोक दिया, ऑस्मोसिस रोक दी। उसी मिनिमम प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, ऑस्मोसिस रोकने के लिए। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, और द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर, ठीक है, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, applied on the solution, ठीक है, to stop osmosis, to stop osmosis, ठीक,
is called osmotic pressure. osmotic मतलब वो मिनिमम प्रेशर जो आप सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो ऑस्मोसिस रोकने के लिए, उस मिनिमम प्रेशर को आप क्या बोलते हो? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो। ठीक है, आई समझ आपको? ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप देखो एक चीज, आप पता है क्या चीज देखो, आप देखो अगर मैं बोलूं आपने ये तो कम से कम प्रेशर लगाया था, कम से कम सिर्फ ऑस्मोसिस रोकने के लिए, है ना, ऑस्मोसिस रोकने के लिए आपने कम से कम प्रेशर लगाया था, इसको बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप देखो अगर मैं बोलूं इसको ज्यादा प्रेस कर दो, मतलब इस पिस्टन को यहां से यहां लेके आ जाओ, बहुत ज्यादा प्रेस कर दो, ठीक, तो तब क्या होगा? तो उसके लिए आप एक पॉइंट ऐड करो, इफ द प्रेशर, देखो, इफ द प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, if the pressure higher than osmotic pressure is applied on the solution, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा? the solvent will flow from solution, ठीक है, into pure solvent, ठीक, through the semi permeable membrane, membrane, ठीक, through the semi permeable membrane. This process is called reverse osmosis. This process is called reverse osmosis. ठीक, अब आप देखो मैं बोल रहा हूं, आपने क्या किया? सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर पहले थोड़ा सा अप्लाई किया था सिर्फ ऑस्मोसिस रोकने के लिए, उसको बोला था वो क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब आपने क्या किया? इसके ऊपर और प्रेशर अगर आप अप्लाई करोगे इस सॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर तो मिनिमम प्रेशर था ना, कम से कम, आप क्या करोगे? इसको प्रेस करके यहाँ लेके आ रहे हो एकदम, तो अब क्या होगा? आप बोलोगे इस सॉल्यूशन के अंदर जितना भी सॉल्वेंट होगा, जितना भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा, वो यहाँ से सारा इस तरफ मूव करके चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है, तो आपको पता है अगर यहाँ हम इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ये दबाया जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर जितना भी सॉल्वेंट होगा वो सारे का सारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जाके इस तरफ हो जाएगा, तो ये लेवल बढ़ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस यहाँ से यहाँ आ रही थी, मतलब सॉल्वेंट इस तरफ मूव कर रहा था, ऑस्मोसिस हो रही थी, हमने क्या किया? यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर थे उसको भी यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उस तरफ मूव कर दिया, एक्चुअल सॉल्वेंट के साथ लेके चले गए। ठीक, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो यहाँ यही लिखा है, इफ द प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, मतलब अगर हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट। यहाँ जो सॉल्यूशन है, आपको पता है यहाँ सॉल्यूशन रखा था, तो इसमें तो आपको पता है सॉल्यूट भी होता है प्लस सॉल्वेंट भी होता है, तो अगर हम यहाँ ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉल्यूट के बीच में से सॉल्वेंट मूव कर देगा यहाँ, तो वही लिखा है सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव कर जाएगा थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, ये आप याद रखना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। और एक पॉइंट आप और ऐड करो, ये जो होती है रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। देखो समुद्र का जो पानी होता है उसमें होता है सॉल्ट बहुत ज्यादा, तो हम क्या करते हैं? उस सॉल्ट को यहां रख के उसके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो क्या होता है? वहां से जो प्योर वाटर होता है सारे का सारा इस तरफ चला जाता है, एक तरफ सॉल्वेंट की तरफ, और जो सॉल्ट होता है वो यहाँ बच जाता है ना। तो वाटर को डिसैलिनेशन करने के लिए, मतलब वाटर से, समुद्र के पानी से सॉल्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है, ये प्रोसेस यूज की जाती है जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और आपने सुना होगा एक वर्ड आरओ, मतलब कुछ लोग बोलते हैं आरओ वाटर है। आरओ वाटर का क्या मतलब है? आरओ वाटर वही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस वाला, मतलब आरओ वाटर, आरओ
कुछ होते हैं वाटर प्यूरिफायर, वहां ये वाटर प्यूरिफायर में ये प्रोसेस यूज होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। वहां क्या करता है, वाटर प्यूरिफायर में यहाँ वाटर रखते हैं, उसके ऊपर ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, प्योर वाटर यहाँ इस तरफ मूव हो जाता है। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, एंड इन सम वाटर प्यूरिफायर्स, मतलब ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है ये डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में यूज होती है, मतलब समुद्र के पानी से सॉल्ट को रिमूव करने के लिए, और कुछ वाटर प्यूरिफायर में भी ये यूज होती है। इसलिए बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं आरओ वाटर, आरओ का वाटर का मतलब है कि वाटर प्यूरिफाइड है और कुछ नहीं, और जो प्यूरिफायर लगा हुआ है वो कौन सा आरओ है, आरओ का मतलब उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। अब आप देखो ये थोड़ा सा कंसेप्ट रिवर्स ऑस्मोसिस का मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर दिया था, ठीक है। अब आप देखो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी जान लिया है, अब हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं, अभी हमारा बहुत आसान है तो देख लेते हैं उसको। अब आप लिखो पॉइंट के जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाई पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इज फोन टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंड इज फोन टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration, टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है मोलैरिटी, ठीक है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जिसको बोला है सी से रिप्रेजेंट करो, एंड टेम्परेचर, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, देखो पहली लाइन जो यहाँ लिखी है ना, लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जो जैसे देखो, जैसे हमने एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा ना, वो किसी के ऊपर डिपेंड कर रही थी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन के ऊपर, मतलब मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, उसको यहाँ सी से रिप्रेजेंट किया है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, ये एक्सपेरिमेंटली पता चला है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, सी के, सी क्या चीज है यहाँ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोलैरिटी, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी के, ये दोनों में, ठीक है। यही तो इस इक्वेशन में बोल रहा है कि सी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये लिखा हुआ है। तो आप देखो इनको हम ऐसे मिला के लिख सकते हैं, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इनटू टी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। पाई क्या चीज है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, पाई इज इक्वल टू आर सी इंटू टी। ये जो आर यूज किया ना, ये आपने पढ़ा था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसको बोलते हैं, देखो इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ जो आर है, आर क्या है, आर होता है यहाँ इस गैस कांस्टेंट है, आर इज गैस कांस्टेंट, ठीक है, एंड कॉल्ड, आर वही गैस कांस्टेंट है जो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था पिछले साल, ठीक। R is gas constant and it is called solution constant here, यहाँ इसको solution constant बोलते हैं। देखो आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाया जाता है, यहाँ वो R है, R गैस कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ इस R को क्या बोलते हैं, सोल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब आप देखो यहाँ से नीचे मैं लिख सकता हूँ एज C is molarity, C क्या चीज थी, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ क्या थी, मोलैरिटी थी। तो आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल से डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होती है। तो देखो नंबर ऑफ मोल को n से रिप्रेजेंट कर दो, लीटर को वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम तो n बाई v होता है, ठीक। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई v, मतलब नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये होता है C, ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स, n क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, एंड V is the volume of the solution in liters, ठीक है। यहाँ C जो है, C को हम n बाई वी भी यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो अगर C इज इक्वल टू n बाई वी है तो C की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, ठीक। C की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा,
पाई इज इक्वल टू आर तो वैसा ही रहेगा, इंटू सी की जगह पुट कर दो एन बाई वी, ये पुट कर दो, इंटू टी तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आप देखो यहां से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और मतलब इसको आप नीचे लिख देना यहां से। तो आप इस पाई को वी के साथ मल्टीपल करोगे, पाई वी इज इक्वल टू क्या आएगा, एन आर टी लिख सकते हैं, एन आर टी। ठीक, जैसे हमने वहां किया था ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो आप बोलोगे यहाँ पाई वी इज इक्वल टू एन, यहाँ पीछे कर दो, एन आर टी आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम होता है, इस इक्वेशन को बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, इस इक्वेशन को बोलते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन। या आप याद रखना, वेंट हॉफ, VAN वेंट HOFF, हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक, इसको बोलते हैं वेंट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसको, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी को। ठीक है, आई समझ आपको। आप देखो ये तो हमारा काम हो ही गया है, सिर्फ यहां से ही हमें ये पता चल जाता है कि पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर। किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो आप यहां से एक लाइन लिख सकते हो, आपने नीचे लिखनी है, नीचे लिखनी है, क्या लिखनी है, फ्रॉम फर्स्ट, ये जो मैंने लिखा ना इसके नीचे आप ऐड करोगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको देख के क्या लग रहा है, पाई किसके के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो ये भी कांस्टेंट है, एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एक कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कंसंट्रेशन का मतलब है सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप बोलोगे फ्रॉम फर्स्ट इट इज क्लियर दैट, वही जो पहले हम लिखते आ रहे हैं, इट इज क्लियर दैट, मतलब ये क्लियर है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन number of particles of solute in the solution। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट का कोई लेना देना नहीं है इससे, ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, हेंस इट is a colligative property। इस वजह से ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कहां से पता चलता है, पाई इज इक्वल टू CRT से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये तो हमारा हो गया, अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास की डिटरमिनेशन कर लेते हैं इससे। तो आप ये इक्वेशन याद रखना, पाई इज इक्वल टू nR। ठीक है, इसको मैं साफ करता हूँ, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर लेते हैं, तो बस हमारा काम खत्म। आप लिखो डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम चीज हमने हर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ी है ना, यहां से एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, आपको पता है, यहां लिखो अकॉर्डिंग टू वेंट हाफ इक्वेशन। वेंट हाफ इक्वेशन हमने जो लिखी थी ना, उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा था हमने लिखा था क्या होती है वो, पाई वी इज इक्वल टू nRT, ये होती है ना। और आपको पता है यहाँ R क्या चीज है, R यहाँ सोल्यूशन कांस्टेंट है, जिसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ सोल्यूशन कांस्टेंट है, T यहाँ टेम्परेचर है, N यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, V यहाँ वॉल्यूम है, पाई यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपको पता है। ठीक है, तो आपको पता है, अगर मैं बोल दूं इफ W2 grams of solute, W2 grams of solute, ठीक है, is added in V liters of solution। ठीक है, and M2 is molecular mass of solute, and M2 is molecular mass of solute।
ठीक, तो मैंने यहाँ लिखा है कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर W2 ग्राम ऑफ सल्यूट आपने क्या किया है, उसमें ऐड किया है, किसमें, सोल्यूशन जब आपने बनाया उसमें W2 ग्राम ऑफ सल्यूट आपने ऐड किया है, और किसमें, V लीटर ऑफ सोल्यूशन में, V लीटर ऑफ सोल्यूशन में आपने W2 ग्राम ऑफ क्या किया है, सल्यूट ऐड किया है, और M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है किसका, सल्यूट का। ठीक है, तो तब आप क्या करोगे, आपको पता है n की वैल्यू क्या होती है, n होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल यही होता है ना, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, है ना, मोलर लिख दो, छोड़ो, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट, यही होता है। ठीक, देखो मोलर मास को कभी कभी आप मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हो, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास कैसा, मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, और मोलर मास होता है एक मोल का मास। तो यहाँ आपने देखो, यहाँ मास ऑफ सल्यूट को किससे रिप्रेजेंट किया, W2 से, तो यहाँ लिख लो W2। ठीक, और मोलर मास या फिर जो मॉलिक्यूलर मास जो हमने निकालना है, देखो मोल का फार्मूला आपको याद रखना है, मोल इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, ये होता है, या फिर मास ऑफ सल्यूट अपॉन उसका एटॉमिक मास या फिर उसका मॉलिक्यूलर मास, ये भी हो सकता है। तो आप देखो यहाँ मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट को किससे रिप्रेजेंट किया, यहाँ M2 से यहाँ रिप्रेजेंट किया। अब आप देखो क्या आया यहाँ से, n इज इक्वल टू क्या आ गया, W2 अपॉन M2। ठीक, तो अब क्या करोगे आप, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, और वो जो पीछे फर्स्ट आई थी उसको फर्स्ट मान लो। इसको थर्ड को किसमें पुट करोगे, थर्ड इक्वेशन को इसमें पुट करो, इस वाले में। तो थर्ड इक्वेशन जो है हमारी n की वैल्यू है, वहां और कुछ नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, इसको जब हम उसमें पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, पाई v इज इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ पुट करो, n क्या है, W2 अपॉन M2, ठीक, इनटू RT, यही है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर लो, M2 को इससे मल्टीपल करोगे क्या आएगा, M2 इंटू पाई v इज इक्वल टू W2 इंटू RT, ये आएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, ये निकालना है। तो वो किससे रिप्रेजेंट किया था उसको, M2 से। ठीक, तो M2 निकाल दो यहाँ से, M2 इज इक्वल टू ये आएगा W2 इंटू RT, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये पाई इंटू v, ये आएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, M2 की। और M2 को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास, M2 को ही बोला था ना, यहाँ M2 को क्या बोला था, मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने यहाँ मोलर मास लिख दिया, ठीक है, बहुत बार बता दिया आपको। अब देखो यहाँ से M2 की वैल्यू आ गई, है ना, तो आप बोलोगे ये जो इक्वेशन आई है, यहाँ से हम ये पाई क्या चीज है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके, और ये बाकी जितने ग्राम सल्यूट डिजॉल्व किया वो, और गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे किया, वो सारा कुछ यहाँ यूज करके क्या निकाल सकते हैं, यहाँ M2। तो आप क्या लिखोगे, दिस इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट, दिस इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ये इक्वेशन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये मेथड कहाँ यूज होता है, ये जो मेथड होता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये किस चीज का मोलर मास निकालने के लिए यूज होती है। आप लिखोगे दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड, दिस मेथड is widely used to determine the molar masses of proteins, ठीक है, proteins, polymers and other macromolecules and other macromolecules। ठीक, आप देखो यहाँ लिखा है कि ये जो मेथड है कि मॉलिक्यूलर मास जो डिटरमाइन करते हैं या फिर मोलर मास हम डिटरमाइन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, ये कहाँ यूज होता है, ये प्रोटीन और पॉलीमर्स। देखो प्रोटीन क्या होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। पॉलीमर भी ऐसे ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और अदर मैक्रो, बाकी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उनका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ये मेथड यूज होता है, मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वाला वहां से
वहाँ ये यूज होता है इनका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इनका मास देखो, प्रोटीन और पॉलीमर का मास अगर हम यूज निकालेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करके, तो टेम्परेचर की वजह से ये ब्रेक हो जाते हैं, तो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास नहीं आता। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करके हम प्रोटीन और पॉलीमर का या फिर और किसी बड़े मॉलिक्यूल जो माइक्रो मॉलिक्यूल, इनका मॉलिक्यूलर मास हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देखो 4 की 4 प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो गई है यहाँ। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां मुझसे डिस्कस कर लो। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक ही वीडियो इसकी और आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे वेंट हाफ फैक्टर, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज ऐसा करके, तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।